हेलो गाइस, बड़ी एनिमी एक्सप्लेनर्स में आप सबका स्वागत है। तो अभी तक हमने देखा कि मतलब जो स्पेशल एपिसोड्स था उसकी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। जिसने अभी इससे पहले पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो हमने इसके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई हुई है। बहुत ही मतलब एक एक एपिसोड अच्छे से उसमें एक्सप्लेन्ड है। और कुछ एपिसोड्स में कोई कह रहा था कि मतलब साउंड या बीजीएम अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आप मतलब उस एपिसोड्स को मुझे कमेंट कीजिए कि कौन से नंबर वाला एपिसोड है, तो मैं उसको चेकआउट करूँगा या लिंक आप कमेंट में डाल दीजिए तो मैं चेकआउट करूँगा। अगर ज़्यादा कमेंट एक ही एपिसोड्स पे आते हैं तो फिर मैं देख के तो उसको शायद उसको मैं दोबारा बनाऊँ या उसकी जो वॉइस है उसको चेंज कर लूँ। तो अभी तो यही है कि अभी जो हमारा स्पेशल एपिसोड है पिछले वाला जिसको आपने सुना, तो कैसा लगा उसके बारे में बताइएगा। और इस एपिसोड में आपको कैसा लगेगा तो उसके बारे में बताइएगा। और जिस तरीके के मतलब एक्सपेरिमेंट्स और जिस चीज़ के ऊपर ये मतलब ये सीरीज़ है बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है। और इसके अलावा अभी हम इसके बाद जब ये स्पेशल एपिसोड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद सीज़न 3 के ऊपर भी हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो मुझे मतलब उम्मीद है कि आप सपोर्ट करोगे और मतलब बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करोगे। तो ऑफ कोर्स हम जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, बट उन रीज़न्स के ऊपर भी बात करेंगे। अगर मतलब कभी हम लाइव आए तो उस वक्त बात करेंगे। और अगर आप जानना ही चाहते हैं तो कमेंट कीजिए इस बारे में भी, तो हम आपको बता ही देंगे। एंड इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हम थोड़ा प्रीवियस एपिसोड का थोड़ा एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि एंडिंग में क्या हुआ था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद हम चलो अपना नेक्स्ट एपिसोड भी स्टार्ट कर लेंगे। और वो कहते हैं कि ऑयल फील्ड नहीं मिलेंगे, और ऑयल फील्ड नहीं मिले तो उनके जो करेंसी होगी उनका जितना भी मतलब करेंसी के अंदर वो ट्रेड कर रहे हैं वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और वो लड़कियाँ बातें कर रही होती है, वो बोलती हैं कि ये जो आदमी ये तो बिल्कुल पैसों के पीछे अंधे हो गए हैं बिल्कुल। यानी कहता है कि हाँ मतलब जो करेंसी की वैल्यू होती है वो कभी भी चेंज हो सकती है किसी भी तरीके के रूमर से। मतलब कोई भी अफवाह फैला दो कि ये वाली करेंसी डाउन होने वाली है या ऊपर होने वाली है तो लोग मतलब परेशान हो जाते हैं उस करेंसी के ऊपर नीचे जाने से। रसल कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने जो ये करेंसी का रेट था ये मेरे अगेंस्ट तुमने कर दिया, ये अच्छा नहीं किया सन को तुमने। सन को कहता है हमने चलो आज जमा कर दिया है बहुत सारा ये जो हिम्प था जिससे मतलब वो अब करेंगे कुछ उससे बनाना होगा उन्होंने, तो वो जमा कर लिया था। जितने लोग होते हैं वो बोलते हैं उनने बहुत बड़ा पहाड़ जो होता है वो जमा कर दिया होता है। सेंकू कहता है सुएका जो था वो राइट थी। सुएका मतलब वही छोटी जो लड़की थी वो मतलब सही बोल रही थी कि हम तभी जाके ऑयल फील्ड्स का या फिर मैप जब तक मैप नहीं बनाएंगे तब तक ऑयल फील्ड्स नहीं मिलेंगी। और ऑयल फील्ड्स का हम तभी पता लगा सकते हैं जब हम मैप बनाएंगे। और मैप को बनाने के लिए सही तरीका यही रहेगा कि हम आसमान में जाएं और वहाँ से एक अच्छा लुक लें। और तभी सेंको कहता है हॉट एयर बैलून्स, अगर हमें मतलब एक्सपेंड करना है साइंस को तो वो आसमान से ही होगा। और उनको उसके लिए पहले बनाने पड़ेंगे हॉट एयर बैलून, फिर जाकर ही वो आसमान में उड़ सकते हैं। तो हॉट एयर बैलून का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होने वाला है। तो आगे हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और किस तरीके से मतलब ये बनाते हैं और क्या पूरा प्रोसेस रहता है वो भी हमें पता लग जाएगा। ये घास मंगाई थी ये भी हॉट एयर बैलून को बनाने के लिए ही मंगाई थी। और इस घास से शायद मे भी उसका जो आउटर पार्ट होगा वो बना लेंगे और बाकी लकड़ियों से बना देंगे। और किस तरीके से सारा प्रोसेस होगा तो चलो इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाते हैं जहाँ पे उनने मतलब वो कर रहे थे फ्लाइंग की बात की है, क्या एक इंसान उड़ सकता है। वहीं से दिखाते हैं सुएका बोलती है एक आदमी क्या उड़ सकता है, क्या मतलब ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो तभी जो सेंको होता है सेंको कहता है मतलब एज ए डायलॉग वाली वे में कि अगर हमें इस पूरी दुनिया के ऊपर से उड़ना है तो सबसे पहले हमें कॉन्क्वायर करना पड़ेगा माउंट फूजी को, जो कि शार्प कर रहा है पूरी लैंड को, जापान की पूरी धरती को शार्प कर रहा है। तो ऐसे मतलब डायलॉग वाले वे में कह रहा होता है वो। तभी मैग्मा हंसते हुए कहता है कि सेंको मुझे लगता है तुम चाहे जितने भी चालाक हो, चाहे तुम जितने भी ज़्यादा मतलब क्यों नहीं ख़तरनाक तरीके से सोच लो, पर फिर भी मुझे तो लग रहा है कि कोई भी इंसान उड़ नहीं सकता है। और तभी जो ये होता है ये बोलता है कि नहीं मुझे जो प्रिमिटिव रेसेस है इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि वो पीछे होती हैं। तो मतलब वो उसको दिखा रहा होता है कि एज ए कि उसको कुछ पता ही नहीं है। तो ऑफकोर्स उसको कहाँ से पता होगा कि कोई इंसान आसमान में उड़ भी सकता है। और तभी वो बोल रहा होता है कि नहीं मैं तुम्हारे पे हंसने के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आई वो क्या बोलना चाहता है। मतलब वो सेंको के लिए बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है और अब हमें सपोज करना पड़ेगा कि हम उड़ने जा रहे हैं आसमान में। और तभी रसल कहता है कि अब जाके कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने को जा रही हैं और चलो ये आसमान को मैं टेक ओवर करने को जा रहा हूँ, मैं सारे आसमान को ले लूँगा। सेंको कहता है ओह ये अब पूरा हो चुका है, जो ये रोड मैप है जो हमें आसमान में उड़ने के लिए ज़रूरी है वो अब पूरा हो चुका है।
मतलब कि उस रोड मैप में उसने सेनको ने ये बनाया हुआ था कि किस तरीके से वो बैलून बनेगा और क्या क्या प्रोसेसेस रहेंगे। जैसे अभी भी हमने इससे पहले जितनी भी चीज़ें देखी हैं तो सेनको हमेशा क्या करता है, वहाँ पे प्रोसेसेस बता देता है किस चीज़ के बाद क्या होगा। तो वही चीज़ के उसने जो ब्लूप्रिंट था वो तैयार कर दिया था। और तभी जो हमारा बूढ़ा होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है ये सबसे लंबा ब्लूप्रिंट होने वाला है, क्योंकि ऐसी चीज़ जो आसमान में उड़ सके तो उसका ब्लूप्रिंट तो मतलब उतना ही खतरनाक होगा ना। मतलब जितनी चीज़ अभी तक हमने बनाई है उसमें सबसे लंबा ब्लूप्रिंट होने वाला है। और कहता है मुझे तो अभी से ही मेरे अंदर आग जाग गई है और अब मैं इस चीज़ को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकाबू हो चुका हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जो इसका प्रोसेस होता है वो दिखाता है सेनको। तो पहला होता है हिप स्ट्रिंग्स, मतलब जो उनने घास लाई थी ना उस घास का धागा बनाना है। और दूसरा होता है उस धागे को मिला के एक फैब्रिक बनाना है, मतलब एक कपड़ा लाइक बनाना है, बहुत बड़ा शीट बनाना है। और तीसरा होता है हॉट एयर बैलून, उस शीट से हॉट एयर बैलून बनाना है। तो मतलब ये छोटा सा मतलब प्रोसेस उसने दिखाया, तो जिसको देख के सारे हैरान हो जाते हैं कि भाई मतलब उनको लग रहा था बहुत बड़ा प्रोसेस होगा जिससे हम आसमान में उड़ेंगे, बट उनको पहले एक शीट जैसा तैयार करना है, बस वही छोटा सा प्रोसेस उनको दिखाया जाता है। और तभी बूढ़ा कहता है बस ये इतना सही है मुझे लगा बहुत लंबा होगा। उसको मतलब दिमाग उसका ख़राब हो जाता है। वो सोच रहा होता है ना कि मतलब अभी तक इतने जितनी भी चीज़ें बनाई इतनी लंबी लंबी बनाई है, अब ये बस इतना छोटा सा ही है। सेनको कहता है ये काफ़ी ज़्यादा आसान है कि एक जो हॉट एयर बैलून है उसको मतलब बिल्ड करना बहुत आसान है, पर ये जो चीज़ होगी ना ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होगी। वो जितनी भी वेसल होगी, होल जितनी भी जो बनेगा वो चीज़ बनेगी, अगर हम उसे एक ट्रक के अंदर चढ़ाएं ना तो वो एक मतलब ट्रक के जितना बनेगा, कार जितनी कार होती है उतना सारा का सारा वो बनेगा। वो एक तरह से बोलने की कोशिश कर रहा होता है कि जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है और उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। बनाना तो ईजी है पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो गैन कहता है ये सोचना कि भाई उड़ना बहुत आसान है, वही मतलब अब एक दूसरे तरीके से बोल रहा होता है ना, मतलब उसका दिमाग ख़राब हो गया था कि इसमें कितना हार्ड वर्क है। और निकी बोलती है कि हिम्प फाइबर के साथ मतलब जो वो हम बनाएंगे कपड़ा और उस शीट को बनाने के बाद मतलब वहाँ से एयर डालेंगे उसके अंदर, वो क्या लीक नहीं हो जाएगी। मतलब उनकी जो सोच होती है थोड़ी अलग सी होती है, सोच रही लीक हो जाएगी, कहीं सुराख हो जाए तो क्या होगा, फिर कैसे चलाएंगे हम, तो उस चीज़ के बारे में वो बात कर रहे होते हैं। और गैन कहता है लीकिंग ठीक है, लीकिंग से हमें मतलब कुछ खास दिक्कत नहीं पड़ने वाली। सेनको कहता है हाँ ये बात तो है, क्योंकि जो पहला एयर बैलून बना था मतलब हॉट एयर बैलून बना था वो भी जो था हिम्प का ही बना हुआ था, उसको भी इसी तरीके से बनाया गया था। पर इसमें भी एक चीज़ है। और तभी यूजुरहा मतलब अगर आपको याद नहीं होगा तो ताइजू की जो गर्लफ्रेंड है सेनको के फ्रेंड की, जो वो ताइजू की गर्लफ्रेंड है, वो बोल रही होती है कि अच्छा मैं समझ गई, मुझे लगता है कि मुझे ही लेना पड़ेगा ज़िम्मा, जो जितना भी फाइबर बनाने का है ये सारा का सारा जो चीज़ है मतलब उसका ज़िम्मा तो अब मुझे ही शायद लेना पड़ेगा। मैं सही कह रही हूँ ना सेनको, क्योंकि अब उसको समझ आ चुका है कि भाई ये क्राफ्टिंग वाला काम भाई सेनको से तो होता नहीं है। पहले भी इसने इसको ही दिया था जितना भी क्राफ्टिंग वाला काम था कि भाई बना ले, कपड़ा बना ले, ये बना दे, जितना भी काम था इसको ही देता था। तो वो समझ गई लगभग शायद मेरे को ही अभी फिर से फंसाएंगे ये सारा का सारा काम। तो तभी सेनको बोलता है मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है, मैंने 1 mm भी इस चीज़ के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। तो मतलब वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं मैं मतलब तुम्हें सारा काम नहीं दूंगा और ऐसा मतलब मैं तुम्हें नहीं बोल रहा था। और 1 mm मतलब वो जितनी भी चीज़ें होती है ना साइंटिफिक तरीके से, अगर जोक भी करता है तो भाई साइंटिफिक तरीके से करेगा, ऐसे नहीं करेगा। और सेनको कहता है बट क्या करें बदकिस्मती से, मतलब अनफॉर्चुनेटली जो हमारा ये जो मेंबर्स हैं हमारे हैंडीक्राफ्ट क्लब के, वो मतलब अब वो एक तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा था कि भाई वो इतने एक्सपर्ट नहीं है तुम्हारे जितने, और मतलब उसी चीज़ के बारे में बोल रहा था। पहले तो उसने बोल दिया कि नहीं भाई मैं तेरे को नहीं दूंगा काम, बट अब फिर क्या करे, उसको भी बोलना पड़ता है। और एंड पे भाई जाके जब सेनको को कोई चारा नहीं चलता, वो सीधा जाके और बूढ़ा जो होता है उसके आगे झुक जाते हैं, बोलते हैं कि हैंडीक्राफ्ट जो तुम्हारा क्लब है उसके हाथ में ये सारी की सारी चीज़ें बनाना, और अब ये तुम ही कर सकती हो, मतलब कोई और कर नहीं सकता। उसके आगे वो सारे के सारे झुक जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें मतलब बनाने के लिए अब इतनी बड़ी चीज़ बनानी है तो भाई जो भी टूल चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो हमें तुम एक बार बोलो, हम तुम्हें दे देंगे। और हम ये वाला जो मेन काम है तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं। जो ये हिम्प है मतलब जो उन्होंने घास लाई है उसको वेव करके जो उन्होंने उससे अब थ्रेड बनाने हैं ना, तो स्ट्रिंग्स जितने भी होंगे वो उसी तरीके से बनाने हैं, तो वो वाला काम जो है हम तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं। और सेनको कहता है यूजुरिहा हैंडीक्राफ्ट टीम, और मतलब वो जो हाथ मिलाते हैं ना भाई, मतलब आइकॉनिक सीन बन जाता है यहाँ पे। और वो बोलती है कि ये चीज़ जो है तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, और मतलब सेनको भी कहता है हाँ अब ये तुम्हारी टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से काम करती हो। जब यूजुरिहा काम कर रही होती है तो ताइजू को भी काम करना पड़ता है, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा होता है, वो क्रश कर रहा होता है जो
हिम्प है उसको रोल के साथ, और जो मैग्मा होता है वो बोलता है ठीक है अब मैं समझ गया कि ये क्या होने को जा रहा है, और क्या हम इस चीज़ से इस घास को यूज़फुल बना पाएंगे जो हमें उड़ने के लिए मदद करेगा, और क्या सच में हम इस घास को यूज़ करने वाले उड़ने के लिए। और तभी यो कहता है कि हमें इस घास की ज़रूरत नहीं है कि हम वो पर बनाएं, या मतलब जैसे होता है ना पंछियों के पर, विंग्स, उन चीज़ों को बनाएं। हमें इससे पहले धागा बनाना, और आपस में भाई लड़ने लगते हैं, गुत्थम गुत्थी होने लगती है उन दोनों की। और यूजिरा कह रही होती है उनको कि सबसे पहले हमें ये जो है स्ट्रिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद तुम ये सारा काम करो। उनको लड़ते हुए देख रही होती है ना, और तभी यूजिरा की जो होती है क्लास स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब उसको भी बताना ना आगे कि किस तरीके से ये बनाएंगे और क्या तरीका रहेगा। और अब ऐसा ही थोड़ी ना कि मतलब खाली घास को क्रश कर दिया तो बना देंगे, वैसा थोड़ी ना। अब और यूजिरा जो होती है वो क्लास स्टार्ट करती है अपनी, और बोलती है राउंड 1, और ये यूजिरा चेन की क्लास है। इसके अंदर मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से ये चीज़ बनानी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हिम्प है उसको क्रश करना है। हिम्प का मतलब हमने छोटा जो फाइबर है उसको लेना है, जो क्रश्ड हिम्प होगा उसके अंदर से जो छोटा छोटा मतलब फाइबर होगा वो हमने लेना है, और उसमें से भी जो हल्का फाइबर होगा मतलब जो बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा होगा उस फाइबर को लेना है। और एक मतलब स्टिक ली हुई होती है, राउंड स्टिक, उस पर एक लकड़ी का पीस लगा लिया होता है, और उस स्टिक का जो मतलब टॉप वाला एरिया है वहाँ पे हमने क्या करना है, धीरे धीरे मतलब जो घास है उसको पहले धागे की तरह बनाना है, और उसको हल्के हल्के फोल्ड करते जाना है, और हमने उसको बस स्पाइन करते जाना है जब तक कि वो जो सारा का सारा धागा है वो बन ना जाए। और वो जब एक तरह के मतलब वो जब स्ट्रांग हो जाएगा, जब मतलब वो टूट नहीं रहा होगा, बस इतना सही चीज़ हमें चाहिए और ये आसानी से बन जाएगा। उसको बस स्पाइन कर करके ही वो सारा का सारा काम हो जाएगा। यूजरा बोल रही होती है ये कितना आसान है ना, और जो सभी होते हैं मतलब जो बना रहे होते हैं वो सारे के, जैसे सुइका होती है, वो मैग्मा होते हैं, बाकी सारे बना रहे होते हैं, तो वो बोल रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी है क्योंकि हमें क्या करना है, घुमाना है, और उनको इस चीज़ में फ़न लग रहा होता है। और बोल रहे होते हैं कि हमें इतना ये चाहिए तो लगभग 3 से 4 राउंड पूरे अर्थ के आ जाए, मतलब 1000 ऑफ किलोमीटर का जो स्ट्रिंग है उनको ये सारा का सारा तैयार करना है। और वो बात कर रहे होते हैं कि हमें इस चीज़ को ऐसे ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये बनाते रहना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लगने वाला है, और इस चीज़ को हमें ख़त्म करना होगा कुछ भी करके, तब जाके ये कहीं ख़त्म होगा। और तभी मैग्मा और यो को दोबारा में दिखाते हैं। मैग्मा कहता है मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि भाई हम अब, पहले वो बोल रहा था क्या हम इस घास से उड़ने वाले हैं, तो वो शायद पंख बना के उड़ेंगे या कैसे उड़ेंगे। बोलता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, अब क्या हम इस धागे से उड़ने वाले हैं। और तभी पीछे से यो आता है, यो बोलता है नहीं इस धागे से उड़ना हम उड़ने वाले हैं, हम इस धागे से बनाने वाले हैं अपना जो फाइबर होगा वो बनाएंगे, वेविंग करेंगे फाइबर की, तो उसके बाद ही जाके हम उड़ सकते हैं। और तभी वो फिर से दोबारा लड़ने शुरू हो जाते हैं, मतलब उनकी लड़ाई जो गुत्थम गुत्ती है दोबारा स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद फिर से यूजरा आती है, बोलती है कि ठीक है अब मतलब क्योंकि पहला स्टेप हो गया, पहले स्टेप में धागा बनाना था वो बना दिया। और वो बोलती है ऑलराइट अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो हम हिम्प फाइबर का बनाने का सेकंड स्टेप है, हम उसको नेक्स्ट स्टेप को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और अपनी फिर से जो होती क्लास वो राउंड 2 वाली वो शुरू कर लेती है। तो अब वो बोलती है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर लेना, लकड़ी का बॉक्स का स्ट्रक्चर बनेगा, वर्टिकल हार्प स्ट्रक्चर लेना है, और उसमें जो होंगी फ्यू लाइंस मतलब एक छोटा छोटा गैप रख लेना ताकि हम एक धागे को अलग कर सकें। तो उन लाइंस पे हमने क्या करना है, धागे को चढ़ाना है, ठीक है। तो मतलब एक के बाद एक धागे को उन्हें चढ़ाना है, एक को नीचे एक को ऊपर, एक को नीचे एक को ऊपर, मतलब घुमा के। और उसके बाद हमें दूसरी साइड से धागा लाना है जो एक फिर से नीचे होके ऊपर होके नीचे होके ऊपर होके जाएगा। और जो मतलब एक हो गया वर्टिकली जो हमने धागे ऊपर नीचे करके डालने हैं, और एक हो गया हॉरिजॉन्टली डालने हैं। तो जो मतलब हॉरिजॉन्टली वाले होंगे वो मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड के लिए, लेफ्ट साइड से राइट साइड के लिए बार बार ये कंटिन्यू करता रहना है। और इसे तुम्हें करता रहना है जब तक कि ये सारा का सारा एक कुछ फाइबर की तरह नहीं लगे, जब तक कि एक ये कपड़े की तरह आपको फील ना हो, तो तब तक आपको ये कंटिन्यू करता रहना है, इस प्रोसेस को आपने रोकना नहीं है। सारे कहते हैं हम इसे कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ समझने लगे हैं, और अब मैं इस चीज़ को कभी भी मतलब भूलने वाला नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को याद रखूँगा। और तभी यूजरा बोल रही होती है कि ये जो होता है हैंडीक्राफ्ट वाला काम होता है, ये बहुत ही ज़्यादा परसेप्शन वाला काम होता है, मतलब ध्यान से और सब्र के साथ हमें इसमें काम लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट करेंगे और अभी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और इस चीज़ में कोई भी सिंपल नहीं है, मतलब इस चीज़ के अंदर कोई भी सिंपल चीज़ नहीं होती है, हमें हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। यूजरा बोल रही होती है कि ये जो स्टेप है ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रहा है ना तुमको, हाँ चलो अब हमें इसके पीछे बहुत ही लॉट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बट
एक बात है कि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली है, क्योंकि ये इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें किलोमीटर के हिसाब से उन्होंने धागे को बनाया हुआ है, फिर उस धागे के उन्होंने फ़ाइबर बनाने और फ़ाइबर के कितने बड़े बड़े पीसेस बनाने पड़ेंगे, तो वो चीज़ भी है। और अगर वो इस चीज़ को बनाएंगे भी तो मतलब उस छोटे से बॉक्स के जितना बना लेंगे, और कहीं पर अगर कहीं बीच में गलती होगी, कोई एक आधा धागा छूट गया, वहाँ पर कपड़े में मतलब ख़राबी आ सकती है, वहाँ से एयर लीक हो सकती है, कुछ भी ऐसा वैसा कुछ हो सकता है। तो इसलिए वो हो रही है कि अब ये काम जो है बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, तो इसलिए चलो चलते हैं साइंस टीम के पास। जो सेंको वाली टीम है वो है साइंस टीम, तो उनसे हम हेल्प मांगते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स बना दें जिनसे हम मतलब ये जो फ़ाइबर बनाने वाला काम है ये हम इजीली कर सकें। क्योंकि देखो फ़ाइबर छोटे लेवल वाली बात आती है, अगर आपको एक छोटा रुमाल शुमाल बनाना है तो आप बना सकते हो, पर जब बहुत बड़े लेवल की बात आती है वहाँ पे हमें एक प्रॉपर मशीन्स चाहिए होंगी। जो लोग विलेजेस में रहते हैं उनको पता भी होगा कि ओल्ड जो कंबल थे, जो कपड़े थे, वो किस तरीके से वेव किए जाते थे। तो उस चीज़ की वो बात कर रही होती है, बोल रही होती है कि अब हमें साइंस टीम से थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़ेगी। युजी रोहान ने अभी तक जितना भी काम किया था वो खुद के वो एक लकड़ी का बॉक्स जैसा बनाया था, उसी के ऊपर काम किया था। और सेंको के पास जाती है तो सेंको बोलता है एक लूम, अब तुम्हें एक लूम चाहिए। और तभी जो युजुरिया होती है वो सोच रही होती है कि अब जाके मुझे अपना एक लूम मिलेगा, फाइनली एक जो लूम है वो मुझे मिलेगा, जिससे मेरा काम है बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि जो लकड़ी वाला काम था वो मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ़ कर देता था चीज़ों को बनाना, और मतलब कितना ज़्यादा मतलब मेहनत लगती थी। जो लूम होता है, लूम में बहुत ज़्यादा ईजी होता है धागा डालना, और प्लस सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और तभी सेंको कहता है ये बन चुका है, और हमें लूम दिखाया जाता है कि जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उसकी पहली लुक ही देख के मतलब बंदा पूरा शॉक हो जाता है, और युजिया भी जो होती है अपनी जगह से गिर जाती है, और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब शॉक हो जाती है कि उन्होंने इतना बड़ा लूम बना दिया। इतना बड़ा तो मतलब फैक्ट्रीज़ के अंदर होता है। मतलब अगर पर्सनल लूम चाहिए तो एक छोटा सा लूम ले लो जो छोटे मोटे कपड़े बनाए, पर उन्होंने बहुत बड़ा बना दिया जो बहुत ही मतलब उसके लिए बहुत ईजी कर देगा काम को, और बड़े बड़े पीसेस वो ईजिली उसमें निकाल सकते हैं। और तभी बूढ़ा कहता है तुम मतलब ऐसे गिर क्यों गई, तुम इतने ऐसे शॉक क्यों हो गई, क्योंकि क्या कुछ गलत है इस चीज़ में, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए था, या फिर तुम कुछ और चाहती हो। तभी सेंको कहता है मैं इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकता, सॉरी इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था, हम तुम्हें एक प्रॉपर अच्छी मशीन नहीं दे पाए। नहीं तो सेंको तो ऐसी मशीन ही बना लेता भाई जिससे खुद ही ये कपड़े वाला सारा काम हो जाए, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। पर फिर भी वो बोलते मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें एक अच्छी चीज़ देता, बट अभी जो मैंने दिया है ऐसे नॉर्मल सा दिया है भाई। सेंको के लिए ये चीज़ भी बहुत नॉर्मल सी लग रही है भाई, ऐसे स्टोन एज में जहाँ पे कपड़ा भी मतलब बहुत रेयर लोग के पास होता होगा ना, मतलब कपड़ा शपड़ा, क्योंकि बनाना ही काफ़ी ज़्यादा टफ था, तो उसी चीज़ के बारे में वो बोल रहा होता है। और सेंको कहता है कि हो सकता था कि अगर मतलब हम इसके मोटर वाला जो मोटराइज्ड वर्जन था वो अगर इसमें होता वो ज़्यादा अच्छा होता, उसमें हमें मतलब उतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मोटर वाला होता मतलब इजी पीजी तरीके से निकल जाता। बट क्या करे, टाइम नहीं था तो मैं बना नहीं पाया भाई। मतलब कैसी बातें कर रहा है यार ये बंदा। और युजुरा कह रही होती है कि नहीं ये परफेक्ट है भाई, ये बहुत अच्छा है, तुमने ये मतलब मैं तुम्हें शुक्रिया करती हूँ कि तुमने ये मुझे बना के दिया, ये इतना भी हमारे लिए काफ़ी है, अगर तुम इतना भी कर देते हो काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प हो जाएगी। और तभी युजिया जो होती है वो बना रही होती है फाइबर मज़े वाले तरीके से आराम से। और तभी जो दूसरी साइड हमें दूसरी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निक्की जो होती है जंगल में आई होती है दूसरी एक लड़की के साथ, गांव वाली लड़की के साथ। तो बोल रही होती है कि जैसे कि हम फाइबर बनाने जा रहे हैं तो हमें मतलब उसमें एक कलर भी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम यहाँ से मतलब जंगल से वो फूल शूल या क्या क्या चीज़ें वो उठाएंगे जो मतलब कलर के लिए उसमें ऐड करेंगे, जिससे कि वो कपड़े को एक कलर भी दे सकें। तो मतलब उनको कलर वाला चीज़ भी चाहिए, तो उस चीज़ को देख के वो बोल रहे होते हैं। और वो तभी छोटी लड़की बोलती है ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा निक्की, क्योंकि ये मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा कलर्स के साथ। और दूसरी साइड हमें दिखाया जा रहा होता है ताइजू और यो जो होते हैं अपनी मजदूरी कर रहे होते हैं, वो रोल कर रहे होते हैं उसको, और दूसरी साइड वो दूसरे उस धागा बना रहे होते हैं। और तीसरा सीन दिखाते हैं कि मतलब वो जो युजिया होती है वो बना रही होती है कपड़ा। और चौथी साइड हमें दिखाते हैं कि भाई जो हमारा कैप्टन है रसल, वो एक ऊपर से मतलब बहुत ही बड़ी पहाड़ी के ऊपर और मतलब इस सारी चीज़ को देख रहा है, और उसके भी मतलब कुछ अपने ही वो चल रहे हैं, मतलब होता है ना एक आइडियोलॉजी होती है उसकी, तो पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाली आइडियोलॉजी है,
पर अब वही चीज़ें वो सोच रहा है कि किस तरीके से होगा, क्या होगा। और जो न्यूज़ रिपोर्टर होती है वो आ जाती है, और जो छोटी लड़की होती है सुइका, वो भी आ जाती है। वो बोलती है बहुत अच्छा है, ये वंडरफुल है, क्योंकि वो शीट्स तैयार हो गए होते हैं, फैब्रिक के जो शीट्स होते हैं, और बोलते हैं हमने अनलॉक कर लिया है फैब्रिक को, फैब्रिक अनलॉक्ड। जैसे मतलब हमारी गेम में नहीं होता, मतलब कोई चीज़ नई नई चीज़ें हम अनलॉक करते हैं, उसी तरीके से इनने जो अपना वर्ल्ड है उस वर्ल्ड में मतलब फैब्रिक को बना दिया है। और सेंकू कहता है कि हैंडीक्राफ्ट जो क्लब है इसका जो ट्रूली ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक बनाया है। मतलब ऐसे टाइम में इतनी अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक बनाना बहुत बड़ी बात होती है। बाकी सारू की हालात भाई, जितने भी होते हैं जिनने काम किया होता है उनकी बैंड बज गई होती है, किसी की कहीं आत्मा निकल रही है, किसी की कहीं निकल रही है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा काम किया उन्होंने होता है, मतलब बहुत ही कम टाइम के अंदर, तो इसलिए उनकी बैंड बज गई होती है, बिल्कुल थक गए होते हैं पूरे के पूरे। और यूजरिया जो होती है वो बोलती है कि जैसा कि तुम जज कर रहे हो हमें, हम बस अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, हमारा जो हिम्मत है वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। यूजरिया बोल रही होती है कि बट इसमें भी कुछ मतलब डिफेक्टिव बैच वाले हैं, जैसे कि अब कपड़ा बनता है ना, तो कपड़े में फैब्रिक में क्या होता है कि एक अच्छी क्वालिटी का कुछ कपड़ा बन जाता है और कुछ ख़राब क्वालिटी का कपड़ा रह जाता है। वो बोलती है कि इसमें भी कुछ डिफेक्टिव बैच वाले कपड़े हैं, तो इसमें आधे डिफेक्टिव वाले हैं और आधे मतलब अच्छे वाले हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। यूजरिया बोल रही होती है कि इसके अंदर मतलब कुछ गैप्स भी हैं जो कि बहुत बड़े बड़े गैप्स रह गए हैं, मतलब हर चीज़, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बन सकती, और इस टाइम में उन्होंने ऐसी चीज़ भी बनाई है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें कहीं कहीं पे स्ट्रिंग्स टूट गई होंगी या कुछ इशू हो गया होगा। तो उसी तरीके से वो बोल रही होती है कि इसमें कुछ कुछ जो है वो गैप्स रह गए। यूजरिया कह रही होती है कि मतलब ये सुराख इतने हैं कि जिससे मतलब हवा पास हो सकती है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि इस चीज़ को हम जो है हॉट एयर बैलून्स के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लीक करेंगे हवा को, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बैलून को रिस्क में ला सकते हैं। जो हमारा हॉट एयर बैलून बनेगा इन सुराखों की वजह से कुछ दिक्कत भी हो सकती है, इसीलिए वो बोल रही होती है कि जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है उनको तुम हॉट एयर बैलून में यूज़ मत करना। और तभी सेंकू कहता है चलो फिर मैं इस चीज़ को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि अभी पूरी क्वांटिटी नहीं बनी है, मतलब हॉट एयर बैलून में उनको बहुत ज़्यादा फैब्रिक चाहिए होगा जिससे कि वो मतलब उसे स्टिच कर सकें और फिर बना सकें। तो इसलिए मतलब उनके वो हैं ही कितने, वो 10-12 बंदे हैं, तो उतने बंदे उतनी बड़ी क्वांटिटी को नहीं अकेले ही नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए वो उस चीज़ को बोल रहे थे कि चलो ये चीज़ मैं तुम्हारे पे छोड़ देता हूँ। पीछे से गैन जो होता है भाई समझ जाता है वो कि सेंकू के बोलने का क्या मतलब है, क्योंकि अब उनको चाहिए भाई फ्री के मज़दूर, तो कहाँ से मिल सकते हैं भाई, वो तो एक ही जगह से मिलेंगे भाई। वो करेंसी स्टार्ट करने वाला जो ड्रैगन्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं वो वाला काम भाई सेंकू को बहुत ज़्यादा हेल्प देगी, क्योंकि हर बंदा भाई मेहनत करने वाला नहीं होता है। कहीं पे भी आप देख लो कोई ना कोई एक आधा बंदा होगा जो मतलब मेहनत नहीं करना चाहता, मज़े से बैठना चाहता है, तो उसके लिए जो है अलग अलग तरीके की लालच है। तो इसीलिए जो ड्रैगन्स उन्होंने बनाए हुए हैं उससे मतलब उनको एज ए पैसे की लालच लगी रहेगी और वो काम कर सकते हैं। इसलिए जो ज्ञान होता है, ज्ञान भी समझ जाता है कि इसके बोलने का क्या मतलब है। तभी हमें दूसरी साइड गुफा वाला सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो सारे के सारे लोग मज़े कर रहे होते, बैठे होते, मज़े से खा पी रहे होते, क्योंकि अब उनको असल में साइंस वर्ल्ड की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हम अपने लिए खाना पानी लाया बस बात ख़त्म। पर जो खाने पानी ला के खुद ज़िंदा रहना मतलब वो कोई बड़ी बात थोड़ी ना होगी। बट सेंकू क्या कर रहा है कि उनको भी काम पे लगाने का सोच रहा है। तो तभी वो खाना खा रहे होते, पी रहे होते हैं, उसी वक्त मतलब क्या होता है कि जो ज्ञान होता है वहाँ पे आ जाता है, और ज्ञान उन्हें कहता है कि क्या तुमने एक बात सुनी है, जो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं वो नहीं हैं, तो इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, इसलिए हम करने जा रहे हैं हैप्पी स्ट्रिंग वेविंग चैम्पियनशिप, जिसके अंदर हम बनाएंगे स्ट्रिंग मतलब धागा बनाएंगे, उसको एज ए चैम्पियनशिप का नाम दे दिया उसने। और हमारे पास मतलब जो स्ट्रिंग्स है वो बनाने के लिए बंदे चाहिए, तो इसलिए वो उनको बोलने आया होता है। और ज्ञान उनको इस तरीके से बोलता है कि ये एक चैम्पियनशिप है जो मतलब कंपटीशन जैसा है, और वो बोल रहा होता है कि जो सबसे ज़्यादा लंबा स्ट्रिंग बनाएगा वो ही इस चैम्पियनशिप में जीतने वाला है, क्योंकि लंबे स्ट्रिंग को मतलब रिवॉर्ड किया जाएगा, 10,000 ड्रैगन्स का रिवॉर्ड किया जाएगा। उन मतलब ड्रैगन का उनको लालच जैसा दे रहा होता है कि भाई तुम्हें अगर ड्रैगन्स कमाने हैं तो मतलब करना पड़ेगा। तभी हमें दूसरी सीन में दिखाते हैं वो भाई सारे के सारे लाइन में लग के धागा बना रहे होते हैं, और तभी सेंकू आता है ज्ञान के पास, ज्ञान भी देख रहा होता है, उनको ज्ञान नहीं लगाया होता भाई काम पे। और सेंकू कहता है तुम क्या कह रहे थे कि ये जो इतने सारे फिंगर्स पे जिन बंदों को गिन सकते हैं इतने सारे लोग इन पैसों के लिए काम कर रहे हैं। और सेंकू तभी क्या करता है, पैसों का आगे ढेर पड़ा होता है ना, तो उसी के लिए वो सारे काम कर रहे हैं। तो देखते हैं सबसे लंबा धागा कौन बनाएगा, और वो जो मतलब वो पैसे का पहला नोट सेंकू उठाता है उसके नीचे देखते हैं सारे वाइट पेपर होते हैं,
भाई मतलब गेन के चालाकी क्या कि भाई कोई नहीं लग सकता। तो मतलब उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है, सेन को उसको देखता है और तभी गेन कहता है देखो हम जैसे कि हम यूज़ नहीं कर सकते हैं जो ब्रीथेबल फाइबर है, जिन फाइबर के अंदर छोटे छोटे सुराख रह जाते हैं उनमें से हवा बाहर निकल जाएगी ना, तो उस फाइबर को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं एज ए मतलब बैलून के अंदर। तो हम उसका एक और यूज़ कर सकते हैं, हम उससे मर्चेंटाइज बना सकते हैं, मतलब एक कुछ कपड़ा शपड़ा बना सकते हैं, उन कपड़ों को भी हम बेच सकते हैं जिससे हम मतलब करेंसी में थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे और लोग हमारे लिए काम करेंगे। क्योंकि लोगों को काम करने के लिए एक मतलब बोलते हैं ना आपको काम करके पैसा मिलेगा, बट अगर पैसा आप कहीं यूज़ ही नहीं कर पाओ, उस पैसे का कोई यूज़ ही ना हो, तो आप उस पैसे को कमाओगे ही क्यों। तो इसलिए वो बोल रहा होता है कि अगर मतलब हम कर सकें कुछ ऐसा तो शायद हमें एक बेनिफिट हो, और उस मर्चेंटाइज को बना के हम सेल कर सकते हैं अलग अलग लोगों को। और सेन को कहता है कि अच्छा तुम इस चीज़ को सेल कहाँ करने वाले हो भाई, मतलब अगर तुम बना भी दोगे तो उस चीज़ को सेल कहाँ करोगे। और ज्ञान कहता है हम सेल को डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर इस चीज़ को सेल करेंगे, और वो एज ए मतलब स्टोर जैसा साइड पे दिखाते हैं जहाँ उसने मतलब एक स्टोर भी बना दिया, लोग अब वहाँ पे जाके ख़रीद सकते हैं ऐसा मतलब कपड़े। और सेन को यही सारी की सारी बात जो होती है यूज़रिया को बता देता है, और यूज़रिया भाई एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है यस मैं इस चीज़ को चाहती हूँ, मैं यह करना चाहती हूँ भाई। उसके मतलब अलग ही मतलब ऐसे इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी ना, डिज़ाइनिंग कपड़े शपड़े अलग अलग तरीके को बना सकती है, क्योंकि उनको जो परफेक्ट फाइबर होता है जो मतलब जिसके अंदर होल शोल नहीं होते, ब्रीथेबल होल, अब वो बहुत कम मिल पाता है। मतलब अगर वो 100 बनाएंगे, 100 के अंदर लगभग 20 पीसीज ही होंगे जो परफेक्ट होंगे, बाकी 80 जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं। बट अब उन 80 को भी वो यूज़ करके और लोगों को फाइबर बनाने के काम में लगा सकते थे वो। और तभी दूसरी सीन में दिखाते हैं यूज़रिया जो होती है अपने एक वो जैसे होती है ना साइट होती है ना, वर्किंग साइट होती है, बस वैसे एक ऑपरेटिंग साइट उसने बना दी होती है, उसके बाहर लिखा होता है डू नॉट इंटर, तो बस उसके अंदर ऑपरेटिंग के अंदर कोई भी इंटर नहीं कर सकता। और मतलब वो कैंप जो होता है पूरा हिल रहा होता है, यूज़रिया उधर कुछ अंदर खतरनाक सी चीज़ें बना रही होती हैं, बाहर से लोग कहते हैं कि भाई मैं कुछ यहाँ से कुछ स्कैरी नॉइसेस सुन रहा हूँ, मतलब खतरनाक सी आवाज़ें सुन रहा हूँ आते हुए, कुछ मतलब क्या हो रहा है अंदर। अंदर जो होती है यूज़रिया काम कर रही होती है, बाहर से किन्रो जिन्रो आते हैं, तो मतलब जो जिसको चश्मा लगा होता है वो किन्रो हो गया, तो दूसरे वाला जिन्रो हो गया। तो मतलब जो दोनों होते हैं उधर आए होते हैं देखने, अगर मैंने इनको पहले विलेज बॉय बोला होगा तो किसी को नाम जानना होगा, तो इनका नाम किन्रो जिन्रो है, ठीक है। तो वो दोनों मतलब देख रहे होते हैं अंदर के अंदर हो क्या रहा है, अंदर मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है, या फिर ये लड़की कर क्या रही है। वो बोलती है यूज़रिया तुम ठीक तो हो, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। तो वो उसको देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कहीं जिन्रो ये जिस तरीके से काम कर रही है मुझे लग रहा है इसको कोई पागल हो गई है कहीं, मतलब इसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो गया है, ये बेयर सेकर में चेंज तो नहीं हो गई, या फिर इसकी जो पर्सनैलिटी है वो कहीं चेंज तो नहीं हो गई है, मुझे तो यही लग रहा है। और तभी पीछे से ताइजू आ रहा होता है और ताइजू उनको बोलता है हाँ मुझे पता है, ये ऐसा ही हमेशा करती है, जब भी ये क्राफ्टिंग कर रही होती है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई होती है, तो इसलिए ऐसा ही करती है। और पीछे में दिखा रहे होते हैं मतलब नॉर्मल साइड में आप लगा हुआ देखोगे तो एक पोस्टर जैसे कि वो नहीं होते मॉडल्स के कपड़े डिज़ाइन किए जाते हैं, उन चीज़ों का मतलब डिज़ाइनिंग दिखाई जाती हैं, तो वो चीज़ें वो लगी होती हैं साइड्स पे। और ताइजू जब ये सब कुछ कहता है वो बोलते हैं अच्छा, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस चीज़ को देखते हो कि वो कर क्या रही है, और मतलब ये किस तरीके का मतलब माहौल इसने बना के रखा हुआ कपड़े डिज़ाइन करते वक्त। और तभी हमें दूसरा सीन दिखाते हैं, ढोल बजा रहे होते हैं लोग, और साइड पे कोई मतलब वो होते हैं ना बड़े बड़े निगाड़े ढोल, और ये मतलब बीन जैसी वो बजा रहे होते हैं, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बट हाँ ये बजा रहे होते हैं। और मतलब एक स्टेज तैयार किया होता है, जैसे पहले एक स्टेज तैयार किया था वैसे ही एक और स्टेज तैयार किया हुआ होता है। और स्टेज पे मतलब निकलते हुए लाइट में आती है प्रिंसेस, जो मतलब विलेज की प्रिंसेस थी। और जो ये लड़की स्टेज पे आती है इसका नाम होता है रूरी, जो कि विलेज हेड की लड़की है और प्रिंसेस भी कह सकते हो। और वहाँ पे आके मतलब बोलती है जैसे कि एज ए मॉडल आते हैं वैसे आती है, और मतलब एज ए जैसे मॉडल शॉडल होते हैं तो उनको अंदर से मतलब फेयर चले गया होता है, स्टेज फेयर ये वो सब कुछ नहीं होता, तो उनको फील नहीं होता। बट ये बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही है ऐसे सब लोगों के सामने आना, और काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है क्योंकि उसने कपड़े शपड़े लगाए होते हैं जो कि मतलब डिज़ाइन किए होते हैं यूज़रिया ने,
तो वो हमें दिखा रहे होते हैं उन कपड़ों की कीमत 26,000 ड्रैगन्स की स्कर्ट है जो कि ट्रेडिशनल ट्राइबल स्टाइल आउटफिट है। तो मतलब एक एक चीज़ को प्राइस टैग के साथ बताया जा रहा होता है। जो स्लीव स्टेक्स है या फिर टॉप कह सकते हो, वो टॉप 32,000 ड्रैगन्स का है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मतलब शॉल के साथ आता है। और जो शॉल है वो 45,000 ड्रैगन्स का है। शॉल भाई इतना कीमती शॉल कौन रखता है, इतने तो कपड़े कीमती नहीं है। तो भाई उसी हिसाब से बोल रहे होते कि ये आगे हमारे सारे के सारे जो मॉडल के कपड़े हैं और उनके प्राइसेस। तो इस हिसाब से जब दिखाते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसे भी अब जो मॉडलिंग वाला काम था वो तो मतलब फ्यूचर में होता था, बट उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाते हैं। और कि बोलते हैं कि इस टोटल जो ड्रेस की कॉस्ट बनती है 1,30,000 ड्रैगन्स की बनती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम और एक ख़तरनाक सा ये आउटफिट है, बहुत ही अच्छा आउटफिट है। तो आप लोग इसे ले सकते हैं, एज ए मॉडल की तरह वो आती है। उसके बाद हमारा किन्रो आता है। तो किन्रो आता है। किन्रो भी अपना एक मस्त सा जो उसने लगाया होता है, ख़तरनाक सा कपड़े लगाए होते हैं और चलते हुए आ रहा होता है और ऐसे चल रहा होता है जैसे कि बिफोन चलता है, बट बिफोन का मतलब मुझे यार बता देना। और उसके भी कपड़े हमें बताए जाते हैं कि उसके कपड़ों की प्राइस क्या है और वो किस स्टाइल को फॉलो करते हैं। और उसकी जो पैंट का प्राइस होता है वो 53,000 ड्रैगन्स की पैंट होती है, और जो कि एक ट्रेडिशनल टर्टल नेक स्वेटर के स्वेटिंग की हुई है उसमें। और उस चीज़ के बारे में बताया होता है कि किस तरीके से उसमें स्वेटिंग की गई है और किस तरीके से उसको बनाया गया है। उसकी बेल्ट ही जो है 29,000 ड्रैगन्स की आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको बोला गया है कि एक मैच्ड एसोसिएटेड बेल्ट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बेल्ट है। तो उसके बारे में बता रहे होते हैं। और जो सूट है उसका अलग प्राइस है और टोटल जितना बनता है वो बनता है 15 और जो उसका सूट होता है 45,000 का होता है। और जो टोटल बनता है वो बनता है लगभग 1,50,300 ड्रैगन्स का टोटल अमाउंट बनता है। और लोग ये सारी चीज़ें देख के वो हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं ये सारी चीज़ें क्या हिम्प से बनी हुई है, जो कि मतलब घास है, उस घास का ये सब कुछ बना और इतना महंगा, वही इतने ज़्यादा कॉस्ट बनाए हुए हैं। बट उनको काम भी शायद उसी हिसाब से उनको पैसे ही मिलते होंगे ना, कि इसने बहुत ज़्यादा पैसे बना दिए तो वैल्यू कम हो गई है पैसों की, तो वही वाली चीज़ हो गई है। तो इसलिए इतने मतलब सस्ते में मतलब जो चीज़ें हैं वो नहीं मिलती, इनको बहुत ज़्यादा महंगे मिलती हैं। और ये बोलता है ये मतलब जो घास से चीज़ें बनी हुई है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और ये क्या सच में घास से बनी हुई भी है? ऐसी चीज़ें कौन बना सकता है घास की? और तभी हमारे पास तीसरी जो है मतलब शो कास्ट करने के लिए हमारे पास तीसरा मॉडल आता है। वो छोटी लड़की होती है जो स्वीका लड़की होती है, जिसको चश्मा नहीं लगा होता है, उसके आसपास वाटरमेलन दिखा रहे होते हैं। उसकी स्कर्ट ही जो है 2,600 की ड्रैगन्स की है, स्वेटर है उसकी 4,900 ड्रैगन्स की। और जो इसका आउटफिट है बहुत ही ज़्यादा लवली आउटफिट है, उसके बारे में बता रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि टोटल इसका बनता है 14,400 ड्रैगन्स का सारा ट्रेडिशनल फैशन का स्टाइल है इसमें फॉलो किया गया और बहुत ही ज़्यादा ऑसम ये है। तो उसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं और लोग सारे बोल रहे होते हैं ये शी इज़ सो क्यूट, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, इतनी अच्छी लड़की कैसे हो सकती है। तो बोल रही होती मुझे भी ये चीज़ ख़रीदनी है, मेरे को भी ये चीज़ बहुत पसंद आई, ये कपड़े बहुत पसंद आए। तो उसी चीज़ के बारे में सारे के सारे लोग बात कर रहे होते हैं। एंड फाइनली जो हमारा मेन मॉडल है, जिसको देख के भाई मैं कसम से यार, इसका जितना महंगा होगा तो लोग इस चीज़ को देख के यार बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। और जो हमारा बूढ़ा होता है, और अभी तक हम इनको बूढ़ा ही कहते हुए आ रहे थे, बट इनका नाम है कैसाकी, ठीक है। तो इनका जो आउटफिट है यार बहुत ही ऑसम आउटफिट है और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगा। और इसकी जो कीमतें होती हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बताते हैं। और वो कहते हैं कि जो हमारा मतलब फाइनल मॉडल है, जो कि एक स्पेशल ओकेजन के लिए ही ये वाले कपड़े आपको प्रेफर करने चाहिए, जिसकी स्पिंग्ड बेंगल्स ही लगभग 12,000 ड्रैगन्स की हैं। और उनका जो दूसरा क्लिफ लिंक्स पता नहीं क्या होता है, पर वो भी लगभग 23,000 के हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना लेते हैं इस चीज़ को। और उनकी जैकेट लगभग 1,50,000 5,000 ड्रैगन्स की है, जो कि 3 पीस सूट है, बहुत ही ख़तरनाक सूट है ये। और जैकेट और वेस्ट 35,000 15,000 25,000 और 2,65,000 का टोटल शायद ये बना देते हैं। और ये सारी अलग अलग, शर्ट हो गया और वेस्ट हो गई, और टोटल 2,06,000
500 जो टोटल उसकी कीमत बनती है, बहुत ही ख़तरनाक कीमत बनती है भाई। और तभी हमें दिखाते हैं कि अब ये तो हो गया मतलब मॉडलिंग शॉडलिंग का काम, तो अब फाइनली में अब हम उस सामान को ख़रीद कहाँ सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारा सेंकू का जो स्टोर है वो तैयार हो चुका है, और उधर लोग आए होते हैं ट्राई करने कपड़े की कौन कौन से लें क्या करें, और जो उधर बात कर रहे होते हैं कि क्या ये मुझे सूट करेगा, क्या ये मुझे अच्छा लगेगा, और वो आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं ये कपड़े बहुत ही अच्छे हैं, बट जो इसकी प्राइस है बट वो मतलब कुछ समझ के बाहर है, बहुत ही ख़तरनाक प्राइस है। लड़कियां बात कर रही होती है कि हाँ ये सिर्फ मेरे लिए बना है, ये कपड़ा बहुत ही अच्छा कपड़ा है। तो बोल रही थी क्या तुम इसको ख़रीदने जा रही हो, और वो लड़कियां कहती हैं क्या इसमें मैं शायद रात को सो सकती हूँ, क्योंकि अलग अलग टाइप के उन्होंने कपड़े बनाए होते हैं। और तभी ज्ञान कहता है कि ये सेंकू डिपार्टमेंट स्टोर है जिसका फर्स्ट प्रीमियम बैच आया हुआ है, फर्स्ट बैच के जो प्रीमियम गुड्स हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पे। और तभी ज्ञान कहता है कि यहाँ मुझे भी लग रहा है कि इस चीज़ में थोड़ा टाइम लग सकता है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है जल्द ही बिक जाए। और तभी पीछे सेंकू आता है, सेंकू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम उनको भी लाना चाहते हो जो वर्क कर सकें हार्ड इस चीज़ के लिए। और सेंकू अपने सार्केज़म में कह रहा होता है आफ्टर ऑल हम तो एक लिविंग स्पेंडिंग थीव्स हैं, मतलब लोगों को हम खर्चा करवाएंगे, जितना ज़्यादा वो खर्च करेंगे उतना ज़्यादा वो काम करेंगे, और जितना ज़्यादा काम करेंगे उनको उतने ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। तो बस उसी चीज़ का वो बता रहा होता है जिससे कि हम वो सारे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें हमारे लिए खरीदेंगे और उतना ज़्यादा वो काम भी करेंगे। तो पैसा खर्चेंगे तो भाई काम भी होगा ना। और तभी यूज़रिया कह रही होती है शुक्रिया आपने जो ये सारी की सारी चीज़ें खरीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो ये सब कुछ कह रही होती है कैप्टन को जो कि रसल है। रसल मतलब उसने थैले भर भर के सारी चीज़ें ली होती है, सारे अलग अलग कपड़े लिए होते हैं। तो बोल रहा होता है कि भाई क्या मैं इस चीज़ से ट्रबल में तो नहीं चले जाऊंगा, मतलब इतना ज़्यादा मैं खर्चा कर रहा हूँ। भाई नोट वो खुद ही छाप रहा है, खुद ही दे रहा है, भाई सेंकू इस चीज़ को अलो कर रहा है तो कुछ सोच के कर रहा होगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कुछ उसने लंबा सोचा होगा तभी। और रसल कह रहा होता है कि भाई क्या इस चीज़ से मैं अपने आप को ट्रबल के अंदर तो नहीं डाल दूंगा। तभी हमें दूसरी साइड दिखा रहे होते हैं गैन और जो सेंकू होते हैं वो उनका एक और मिशन कंप्लीट हो गया होता है कि उनने बहुत सारे फंड्स जो हैं एक्वायर कर लिए हैं, क्योंकि अब वो शॉप्स खोल रहे हैं, अलग अलग चीज़ें खोल रहे हैं, तो उनके हाथ में भी एक बोलते हैं ना पैसे वाली वो चीज़ जो है वो आ चुकी है। तभी सेंकू कहता है कि भाई अब हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो कि बैलून बनाने का था अभी, क्योंकि उनके फाइबर जितने भी सारे के सारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हम जाएंगे हॉट एयर बैलून को बनाने, और अब हमें क्या करना है कि जितने भी ज़्यादा हमने फाइबर बनाए उनको पैच करना है, एक दूसरे के साथ जुड़ाना है, उनको सील लेना है, उनको स्टिच कर लेना है, और उसके बाद जाके हम उड़ने को तैयार होंगे और हम मज़े से मतलब इस चीज़ को बना के उड़ सकेंगे। और उसके पीछे भी बहुत सारी साइंस है, वेट का साइंस होता है और एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए वो चीज़ें भी हैं, क्योंकि खाली अगर आपको लग रहा होगा स्टिच कर लिया और बना दिया तो काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है, इतना आसान नहीं होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब देख के चलना पड़ता है, उसके बाद ही जाके हम हॉट एयर बैलून बना सकते हैं। नहीं तो हर किसी के घर में कपड़ा शपड़ा तो होता ही होगा, नहीं तो उसी से हॉट एयर बैलून नहीं बन जाता। पर इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, तो आगे जाके हमें इन चीज़ों का पता लगेगा किस तरीके से वो करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्रोम जो कि साइंस का पहला दीवाना भाई सेंकू को मिला था इस मतलब विलेज में, ईशागामी विलेज में मिला था, और बहुत ही ज़्यादा मतलब साइंस को लेके पैशनेटेड था, क्योंकि वो एक तरह से साइंस का वही काम कर रहा था, बट उसको पता नहीं था कि ये साइंस है, क्योंकि वो उसको मैजिक समझता था। और तभी हमें उस गाँव में दिखाया जाता है, क्योंकि वो गए हुए थे पेट्रोल ढूंढने। अगर आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, वो पेट्रोल ढूंढने गए थे, वो वहीं से गाँव में चले गए, क्योंकि उनको पता नहीं है कि तो डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा, जब तक मैप का पता नहीं चलेगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। मैप का पता चलना बहुत नेसेसरी है, तब तक तो वो मतलब बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो इसलिए जब वो फ़ोन पे सुनता है ना कि एक फ्लाइंग मशीन, एक फ्लाइंग मशीन बनाने जा रहे हो भाई तुम, और मतलब वो बिल्कुल शॉक हो गया होता है। भाई उसके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी होती है, क्योंकि भाई आसमान में उड़ना कोई छोटी मोटी बात है। वो चाहता था कि वो फ्लाइंग मशीन में उड़े और मतलब उस चीज़ को फील करे, और मशीन को मैं भी बनाऊँ कैसे बनाते हैं वो। और क्रोम भाई वहीं से खिड़की से बाहर निकलता है जहाँ पे उनकी बेस होती है ना, बेस से सीधा बाहर निकलता है और बोलता है नहीं मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा, वो उड़ने जा रहे हैं, मेरे को भी उड़ना पड़ेगा, वैसे नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ मतलब उसका दिमाग ख़राब हो गया। तो उस साइड सेंकू जो होता है वो अपने देख रहा होता है कि मैंने कैसे इतने बड़े जो हॉट एयर बैलून है हमें इसे कैसे लेना होगा, हम इस हॉट एयर बैलून को कैसे बनाने जा रहे हैं, उस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है। और अगर हम बनाने जा रहे हैं तो कितना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा हॉट एयर बैलून होगा उतना ज़्यादा एक तो वो वेट उठा सकेगा, अगर जितना छोटा बनाओगे उतने कम लोग जा पाएंगे उसके अंदर। तो उनको वो भी चीज़ देखनी पड़ेगी, कितने लोग होंगे, कितना वेट होगा, कितना खाना पानी भी लेना है, वो भी सोच के उसको सब कुछ देखना पड़ेगा। एमरजेंसी वाली सिचुएशन का भी देखना पड़ेगा
भाई। तो वही चीज़ वो बोल रहा होता है। और तभी हमें दूसरी साइड सेंगू का सीन दिखाते हैं। युजिरा पीछे से आती है और युजिरा उसको पूछ रही होती है कि अब हम इस चीज़ को स्टिच तो करने वाले हैं, पर हमें देखना पड़ेगा कि वो कितनी चीज़ बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा हॉट एयर बैलून होगा वो उतना ज़्यादा वेट उठा पाएगा। और वही चीज़ें कैलकुलेशन वाला जो काम है वो तो आपको पता है सेंगू से ज़्यादा कोई कर सकता है क्या। उसने मतलब सोते सोते उसने मिलियंस तक काउंटिंग कर डाली थी। तो आप सोच ही सकते हो कि वो कैलकुलेशन में कितना ज़्यादा तेज़ होगा। इसीलिए युजिरा उसको पूछ रही होती है कि मतलब हमें कितना बड़ा बनाना है। एक होता है ना कि कितना वेट ले सकते हैं हम हमें और कितने लोगों को हमने उसके ऊपर चढ़ा के लेना है। तो उसी चीज़ को सोचते हुए वो बोल रही होती है कि अब हमें से पहले साइज़ डिसाइड करना पड़ेगा और कितने, उसके बाद ही जाके हम वो स्टिचिंग वाला काम शुरू कर सकते हैं ना। और तभी सेंगू कर लेता है भाई अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट। उनके जो फार्मूलाज हैं भाई, जिस किसी ने फिज़िक्स पढ़ी होगी मे बी वो समझ जाए, क्योंकि फ़िज़िक्स के फार्मूला और मैथ्स के फार्मूला इसमें टोटली यूज़ हो रहे हैं। और वो बोल रहा होता है कि अगर जो साइज़ है 2000 क्यूबिक मीटर अगर हम साइज़ लेके चलें, ठीक है, अगर 2000 क्यूबिक मीटर किसका, वो उसका बोल रहा है फैब्रिक का साइज़ बोल रहा है, अगर हम उसको मिलाएंगे और 2000 क्यूबिक मीटर बनाएंगे और एक इक्वेशन लगा रहा होता है P = PU नॉट ब्रैकेट 1 माइनस 0.00 कैलकुलेशन करके T अपॉन T। भाई ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन है भाई, मुझे भी समझ नहीं आ रही है। और उस साइड से वो सोच रहा होता है कि एटमॉस्फेरिक डेंसिटी कितनी होगी, जो एयर का प्रेशर होगा कितनी डिग्री होगा, 90 डिग्री तक पहुंचने तक होना चाहिए या फिर 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 90 डिग्री तक। क्योंकि और सेंगू सोच रहा होता है कि जो मतलब एयर का एटमॉस्फेरिक डेंसिटी होगी वो होगी 15 डिग्री सेल्सियस और जो हीटिंग यूनिट होगा वो 90 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। जो उसके अंदर मतलब हीटिंग वाली चीज़ लगानी है जिससे मतलब धुआं निकलेगा, वो गुब्बारा फूलेगा और उस गुब्बारे को फूल के तो वो हवा में उड़ाएगा। तो उस चीज़ के बारे में वो सोच रहा होता है, क्योंकि उसको वो चीज़ भी देखनी है। मतलब ऐसा नहीं बना लेना है कि हीटिंग ज़्यादा हो जाए और कहीं वो जल ही ना जाए या फिर उसमें सुराख ना हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना उनको। अगर हम 2000 मीटर का मतलब जो फैब्रिक है वो लेके चलें तो ये लगभग 520 kg का वेट जो है कैरी कर सकता है। उसने कैलकुलेशन भाई सेकंड्स में कर दी कि भाई ये कितना वेट कैरी करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो डेंसिटी है वो कितनी रहेगी और जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा और 1000 मीटर के अंदर टेम्परेचर कितना ड्रॉप होगा। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी देख रखा है कि 1000 मीटर से ऊपर जाते हैं तो कितना टेम्परेचर में क्या बदलाव आएगा। तो उस चीज़ को लेके भी वो चल रहा है बैलून के साइज़ को, और कहता है कि मतलब अगर हम 1000 मीटर हम ऊपर जाते हैं तो उसके साथ ही साथ 6.5 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप भी आएगा टेम्परेचर के अंदर। और अगर हम कंसीडर करें बर्निंग के रिस्क को कि जो फैब्रिक है वो कहीं जल ना जाए, तो जो हीट होगी उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस तक, और तब जाके हम पहुंच सकते हैं एक मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे जो कि बिलो होगा जेट स्टीम, मतलब जेट स्टीम जहाँ पे जेट सेट उड़ते हैं ना, विच इज़ मतलब जो कि बराबर होगा लगभग 1500 मीटर्स। और अगर मैं सीधी सादी सिंपल भाषा में बात करूँ, अगर जिसको अभी समझ ना आई हो, तो अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूँ तो हमें नॉर्मली जो बैलून है उसको बनाने की ज़रूरत है 7.8 मीटर्स का जो होना चाहिए रेडियस, वो होना चाहिए बैलून का। और ये सारी की सारी बातें वो मतलब युजिरा को बोल रहा होता है। बाकी जो उसने कैलकुलेशन की भाई, उसने मन के अंदर की कि कितना हाइट तक जाना चाहिए और कितना टेम्परेचर होना चाहिए जिससे हम मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंच सकें। और ये चीज़ें वो इसलिए कर रहा होता ताकि जो एक बोलते हैं जितना ऊपर आप जाओगे उधर उतने मतलब वाइड व्यू आप ले सकते हो, और प्लस आपके पास एक ज़्यादा मतलब डिटेल जो मैप है वो बनने की संभावना हो सकती है जितना ऊपर आप जाओगे। और सेंगू कहता है कि अगर हम जो है जिस साइज़ का मैंने आपको बताया अगर हम उतना बना लेते हैं तो ये कैरी कर सकता है लगभग 3 आदमियों को। और तभी हमें जो होते हैं फैब्रिक के जो पार्ट्स होते हैं उनको मतलब जोड़ने वाला सीन दिखा रहे होते हैं कि सारे के सारे लोग लग चुके होते हैं, अब लंबे लंबे फैब्रिक को जोड़ रहे होते हैं। उसके अंदर से रस्सियाँ भी लगा रहे होते हैं कि अब उसके अंदर बीच बीच में उनको रस्सी वाला पार्ट भी लगाना है। मतलब कि जो हाइट में काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे हों उन फैब्रिक के बीच में उनको पहले रस्सियाँ डालनी है, मतलब 2 साइड से स्टिच करके उनको लंबी लंबी रोप्स को डालना है। उसके बाद उन जो फैब्रिक्स है उनको अलग अलग पार्ट को कंबाइन करना है। तभी हमें उधर यो दिखाते हैं। यो तो को भाई अभी एक सुई उठाई ही नहीं कि पहले ही उंगली में लग गई। उसको बोलता आउच मेरे को उंगली में लग गई। और तभी हम दूसरी साइड दिखाते हैं कि वो जो सुईका होती है और गिनरो होता है वो इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं। वो प्रिमिटिव पीपल है बट वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। वो सिउ करके भाई वो लड़की सी रही होती है, जैसे उसका रोज़ का काम है यही वाला सीने वाला। और सुईका कहती है कि हमें तो आदत हो चुकी है, हम लेदर के आउटफिट्स ही सीते हैं, तो फिर ये जो कपड़े वाला है तो ये तो बहुत ही मतलब आसान सी चीज़ हो गई, क्योंकि लेदर जो होता है काफ़ी ज़्यादा कपड़े से टफ़ होता है और ये
इनके जितने भी पहले कपड़े शपड़े होते हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम लेदर के होते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में कहीं सीरीज़ में देखा होगा तो कपड़ा मतलब बहुत ही इनको पता ही नहीं था कपड़ा भी कोई चीज़ होती है, तो ये लेदर का ही इस्तेमाल करते थे। और अगर आपको कहीं कपड़ा जैसा दिखा भी होगा, बट नहीं भाई उनके पास वो कपड़ा शपड़ा नहीं था, कुछ और ही था। और तभी मैग्मा कहता है कि ये जो मॉडर्न पीपल है ना, ये मतलब किसी तरह के यूज़फुल है ही नहीं, इनको मतलब एक काम करना आता नहीं, स्किल्स है नहीं इनमें, इनके अंदर मतलब कोई चीज़ है ही नहीं जो मेन चीज़ होनी चाहिए। स्किल्स के बिना तो इंसान मतलब आजकल कुछ है ही नहीं। और तभी यो कहता है कि तुम मुझे मत बोलो क्योंकि तुम भी भाई कुछ नहीं कर रहे हो, तुम भी यहाँ पे कोई यूज़फुल काम नहीं कर रहे हो। और तभी दूसरी साइड हमें दिखाते हैं कि भाई जो यूज़रिया होती है वो तो भाई क्या स्पीड में काम कर रही होती है, मतलब इतने ख़तरनाक तरीके से वो काम कर रही होती है कि उसको देख के जो मैग्मा होता है वो तो हैरान ही रह गया होता है। तभी यो को भी बात मिल जाती है, भाई मतलब हमारी तरफ से भी कोई काम करने वाला है। तो वो बोलता है कि तुमने नहीं कहा था कि जो मॉडर्न पीपल होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़लेस होते हैं, क्या तुम यही कह रहे थे? और भाई उसकी तो बोलती बंद हो गई होती है, उसको मतलब टीज़ कर रहा होता है ना वो। और तभी जो हमारी गोरिल्ला गर्ल होती है निक्की, वो बोलती है कि तुम इस चीज़ का स्मंग क्यों बना रहे हो, मतलब इस चीज़ पे तुम बेकार का ये बहस कर रहे हो, तुम रहने दो ऐसे ही, बस तुम्हें बहसबाजी आती, काम तो आता नहीं। और तभी स्वीका जो होती है वो बोलती है फाइनली ये ख़त्म हो गया, बस अब हमने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। और वो मतलब उसके ऊपर से जो होता है ना स्लाइड, वो कर रही होती है, और बाकी सब ने वो रस्सी बांध दी होती है, अब उसको रस्सियों के साथ ऊपर के लिए खींच रहे होते हैं। और दूसरी साइड अब क्या होता है कि अब खाना शाना बना रहे होते हैं, थोड़ा मतलब चिकन फ्राई कर रहे होते हैं, तो वो लोग अब खा रहे होते हैं। तो उसके साथ मतलब गेन होता है, गेन कहता है कि क्या ये सिर्फ 3 ही लोगों को ले सकती है, और वही चीज़ मतलब पूछ रहा होता है सेंकू को, और वही उसी चीज़ के बारे में वो बातचीत कर रहे होते हैं कि कितने लोग को लेगी और वो कौन कौन जाएगा, और मतलब इंपॉर्टेंट लोग को ही ऊपर लिया जाएगा ना, ऐसे थोड़ा सारे के सारे चले जाएंगे। और तभी ज्ञान कहता है कि मैं तो भाई ऊपर नहीं जाने वाला हूँ भाई, इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लूँगा, रिस्क वाली बात तो नहीं कहता, पर चलो मैं कह रहा हूँ अपने से, क्योंकि ज्ञान आपको पता है वो बहुत ही खतरनाक है, उसको पता है कि ऊपर किन किन को जाना चाहिए। सेंकू जानता है कि ये कैसे काम करता है, इसलिए सेंकू को जाना चाहिए। और तभी ताइजू कहता है कि अच्छा एक तो सेंकू चले जाएगा, बाकी बताओ दूसरे 2 कौन होंगे। तभी सेंकू कहता है कि जो हॉट एयर बैलून होता है वो खुद से नहीं उड़ता है, तो इसलिए हमें एक पायलट चाहिए जो रीड कर सके विंड डायरेक्शंस को, और विंड की डायरेक्शन के हिसाब से ही चलता है ना, मतलब जो बैलून होता है हॉट एयर बैलून, तो इसलिए उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और सेंकू कहता है हाँ, इसलिए जो पायलट होगा वो हमें बताएगा कि कौन सी डायरेक्शन सही है और कौन सी डायरेक्शन में जो हमारा पाथ है वो जा रहा है, हमारा जो बैलून है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है और कहाँ पे कैसे हमें उसको मूव ऑन करना है। और पायलट ही हमें बताएगा कि जो विंड है वो किस साइड के लिए जा रही है। और तभी मसा जो ताइजू होता है, ताइजू समझ जाता है कि भाई अब सिंपल सा बंदा, उसको चलाकी तो आती नहीं है। ताइजू सीधा कहता है कि भाई अब हमें रसल को तो लेना पड़ेगा, क्योंकि वही कैप्टन, उसको विंड की डायरेक्शन की नस से वो वाकिफ़ है, तो उस बंदे को तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो तभी वो मसा ऐसे करके मतलब जो ताइजू है वो मसा रसल को आर करके ही चिल्लाता है। तो तब तक जो ज्ञान होता है, ज्ञान बोलता है चुपचाप उसको मत बुलाओ, तुम अभी चुप रहो। और तभी जो ज्ञान होता है, ज्ञान कहता है कि सेंकू को कहता है कि भाई तुम जो ताइजू हो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो, तुम नेगोशिएशन में भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि मतलब किस तरीके से दूसरे बंदे से काम करवाना है। भाई ज्ञान से अच्छा कौन ही जानेगा कि मतलब किस तरीके से दूसरों से काम करवाना है, कि जो ऐसे डायरेक्ट बोलेगा तो वो भी कुछ और बोलेगा, और वो तो पहले से ही तैयारी में है कि पूरे वर्ल्ड को कंक्वायर करूँगा, तो उसी चीज़ को लेके वो उसको बोल रहा होता है। ज्ञान कहता है कि तुम अगर इसको ऐसे बोलोगे ये चीज़ उसको चांस दे देगी कि तुम्हें वो रेस्ट इन पीस में डाल दे, क्योंकि जब आसमान से कहीं गिर के सेंकू मर भी जाएगा तो किसको पता लगना है भाई, वो सेंकू को गिरा देगा, और उसके बाद भाई उसके हाथ में होगा पूरा का पूरा ये इनका सारा का सारा सिस्टम, उससे तो मतलब चालाक कोई बंदा है क्या। तो इस वक्त वो तो पूरा का पूरा कंपेयर करना चाहता है इनके वर्ल्ड को, तो वो बोलेगा कि तुम्हें अगर उसने मार दिया ये वो मतलब कुछ हादसा कर दिया तो उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि नया बंदा है और ऊपर से और बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी बंदा है। और तभी सेंकू कहता है चलो ठीक है, मानता हूँ मैं ये ट्रिकी वाला जो पार्ट है, ट्रिकनेस वाला, ये मैं तुम पे छोड़ देता हूँ। और तभी हमें दूसरा सीन दिखाते हैं जहाँ पे कि जन जो होता है वो सबको अब जमा कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि सभी यहाँ पे जमा हो जाओ, और बोल रहा होता है कि हमें अब हॉट एयर बैलून में जाना है, वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करता है। तो अब 2 स्पॉट बचे हैं हॉट एयर बैलून में जाने के लिए, एक बंदा तो अब सेंकू हो गया, बाकी 2 बचे हैं। तो अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन जीतने वाला है ये लॉटरी ऊपर जाने की, उड़ने की, मतलब उनके लिए ये वाली चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर होगी, मतलब उड़ने वाला सीन।
तो वो ये बोल रहा होता है कि हम डिसाइड करेंगे कि कौन ड्रॉ करेगा इस चीज़ को, और मतलब एक तरह से होता है लकी वाला कार्ड वो गेम खेलना चाहते हैं। अब गेंद ऐसा क्यों कर रहा है, उस चीज़ में भी एक वो होता है ना, मतलब बोलते हैं ट्रिक होती है, तो वो चीज़ भी उसने रखी हुई है, क्योंकि अगर वो ऐसे लकी ड्रॉ करके रसल का नाम निकाल देगा, ठीक है, या फिर वो रसल को दिखा देगा, रसल ने तो वही पकड़ लेना है, तो रसल इस चीज़ में नेगोशिएशन करके ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं ऊपर जाऊँगा तो भाई मुझे ये दे दो नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। अब उनको पता है कि एक कैप्टन की हमें ज़रूरत तो पड़नी है, तो इसलिए वो इस तरीके से बोल रहा होता है कि सारे जमा हो जाओ। अब उस बाकी को भी बोल रहे होते हैं, अब लेने तो उनको वही दो है, मतलब दो बंदे। अब तीसरा बंदा कौन होगा वो हमें नहीं पता, पर एक सेंकू डिसाइड हो गया, दूसरा हो गया कैप्टन। अभी गेंद को दिखाते हैं, गेंद कह रहा होता है कि यहाँ पे मेरे हाथ में कार्ड्स है। अब उसने कार्ड्स ले लिए होते हैं। अब इसी तरीके से वो क्या करना चाहते थे, स्पॉट्स को डिसाइड करना चाहते। वो बोलते हैं कि मेरे पास 2 कार्ड्स है जोकर वाले इन कार्ड्स के अंदर, और जिन 2 लोगों को वो जोकर वाले कार्ड मिलेंगे वही 2 लोग जो हैं वो जा पाएंगे कहाँ, मतलब बैलून के, हॉट एयर बैलून के अंदर जा पाएंगे, मतलब बाकी लोग नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए वो क्या कर रहा होता है, सबको कार्ड्स दे रहा होता है, ताकि भला उनको दिखा रहा होता है किसी के साथ पार्शियलिटी ना हुई हो। तो इसलिए वो सबके पास जाता है, उनको कार्ड्स देता है, सारे अपने अपने कार्ड्स पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद वो रसल के पास आता है और रसल को बोलता है ये अब तुम्हारी बारी है, और मतलब रसल के सामने ऐसे रखता है ना वो, मतलब हाथ में, और अचानक से मतलब एक कार्ड आगे के लिए चले गया होता है। तो रसल इस चीज़ को पहले देख के हैरान हो गया था, भाई गेंद के हाथ से कोई कार्ड आगे पीछे हो सकता है क्या, भाई उसकी मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उस चीज़ को रसल भी जानता था, वो समझ गया कि भाई इसने ये वाला कार्ड आगे निकाला है, कुछ तो बात है। और वो मतलब देख रहा था गेंद ने ऐसे कि मतलब अब क्या होगा। तभी यूज़रिया बोल रही होती है ये कुछ करने जा रहा है, शायद हो सकता है रसल ये जो ड्रा है ये जीत जाए किसी चांस के साथ, किसी मतलब लक वाले चांस के साथ जीत जाए। और यूज़रिया सोच रही होती है कि इस तरीके से तो हमें एक फ्री पायलट मिल जाएगा बिना किसी पैसे के, बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि कार्ड्स भाई उसने चुने थे। अब ये उसको फील कराएंगे कि तुम लकी हो कि हमारी फ्लाइंग मशीन में बैठने का चांस तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि हम 3 ही लोगों को ले सकते हैं। तो ये फील नहीं कराएंगे कि भाई हम पायलट को भाई कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, ऐसा फील नहीं करा रहे। वो उसको बोल रहे कि अब तुम लकी हो, तुम्हें हम आने का चांस देंगे, इसलिए उसके आगे सामने वाला ऐसे जोकर रखा हुआ है। और जो रसल होता है वो भी भला समझ गया होता है कि ये क्या करना चाहते हैं, क्योंकि यूज़रिया पीछे से बोल रही होती है, वो समझ गया होता है कि ये तुम मुझे ट्रिक करना चाहते हो, क्या तुम इन चीज़ों से मुझे ट्रिक कर भी सकते हो। और वो क्या कर रहा होता है, उस कार्ड को निकाल देता है और सीधा ऊपर के लिए दिखा रहा होता है, बोलता कि तुम क्या मुझे जो ये 1000 मिलियन वाली जो सर्विस है वो तुम फ्री में लेना चाहते हो, तो इसलिए मैं जोकर लेके इस चीज़ को $1 मिलियन जो इसने ड्रैगन्स बनाए हैं इस चीज़ की मैं पे करूँगा, तो तुम्हें ये देने पड़ेंगे पैसे। जब वो कार्ड निकालता है तो भाई उसको 3 निकलता है और बिल्कुल शॉक हो जाता है। भाई जो हमारा रसल होता है उसको पता नहीं लग रहा है कि भाई ये हुआ तो हुआ क्या हुआ। वो कार्ड को देख रहा होता मैं कैसे हार सकता हूँ, मुझे जोकर नहीं मिला, क्योंकि गेंद ने सामने के लिए जोकर ही निकाला होगा, तो उसने यही सोचा था कि ये मुझे लेना चाहते हैं इसलिए इसने जोकर निकाला है। तो बट जब उसको ये 3 दिखता है वो तो मैं कैसे हार सकता हूँ। और गेंद हमें तब जाके समझाता है कि इंसान की जो फीलिंग्स होती है, मतलब वो फीलिंग्स के साथ खेल रहा था। इंसान की जो फीलिंग्स होती हैं वो मतलब हारने पे बहुत ज़्यादा मतलब वो ह्यूमिलेट हो जाती है, वो मतलब उसको रिग्रेट होता है, उस चीज़ का बहुत बड़ा रिग्रेट वो फील करता है जब वो मतलब उस चीज़ के बारे में जानता है कि ये चीज़ तो मेरे हाथ में, भाई ये तो मैंने तो करनी है। जब वो चीज़ को हार देता है ना, मतलब जो चीज़ मेरे हाथ में वो पहले से ही है, तो मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे लिए ही होगी, और अचानक से मैं हार जाऊँ तो भाई मतलब ना ज़मीन मिलती है ना आसमान मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, बंदा मतलब बीच में लटक जाता है, उसको पता ही नहीं लगता कि भाई मैं हारा तो हारा कैसे। तो वही चीज़ इसके साथ हो गई है। तो ज्ञान वही समझा रहा होता है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, तो उस चीज़ के बारे में ज्ञान सोचता है कि क्या ऐसा ये जो सेम लॉजिक है वो क्या प्यार के लिए भी है, लव के लिए भी क्या यही सेम लॉजिक जो है वो होता है। तभी ज्ञान जो होता है एक और कार्ड निकालता है जोकर वाला, जो अपने हाथ से निकालता है, और वो बोलता है ओ माई व्हाट ए सरप्राइज़, यार क्या सरप्राइज़ है, मेरे हाथ में ये कार्ड रह गया। अब उसी चीज़ के बारे में बता रहा होता है क्योंकि उसके हाथ में अब जोकर वाला कार्ड था, और ज्ञान कह रहा होता है कि ओ ये मुझे जोकर वाला कार्ड अब मुझे मिल गया, क्योंकि उसने भी एक कार्ड ड्रा करना था। अब उसको जो कार्ड मिला तो उसने वो देखा, वो बोलता है कि अब मेरे पास ये कार्ड बचा है, तो अब बताओ अब मैं इस कार्ड का क्या करूँ। तभी सैन को भी समझ जाता है ये क्या करना चाहता है, और सैन को उस साइड से आता है, आँखें उसकी देख के मतलब हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि भाई ये बड़ा ही रेयर प्लेटिनियम लेवल का टिकट है। अब देखो सैन को क्या है कि जब भी कोई जोक भी बोलता है तो भाई साइंस
आइज़ के थ्रू बोलता है, तो उसका प्लेटिनियम लेवल मतलब उस चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कितना रेयर जो है टिकट है किसी के लिए भी। और सेंकू कहता है कि तुम फर्स्ट होने वाले हो जो इस नए वर्ल्ड में पहली बार उड़ने को जा रहा है, तो तुम फर्स्ट इंसान बनने वाले, ये बहुत ही रेयर टिकट होने वाला है तुम्हारे लिए, ये बहुत ही बड़ा चांस है। तो तभी ज्ञान कहता है हाँ मतलब तुम्हारा भी एक पॉइंट है, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होने वाली है, पर मैं क्या करूँ, मेरे को मतलब राइड करना किसी ऐसी मतलब बैलून शैलून में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। तुम जानते ही हो कि ये कितना ज़्यादा टफ हो जाता है। मतलब एक तरह से नाटक कर रहे होते हैं ये जो रसल होता है इसके सामने, ताकि मतलब इसको दिखा सके कि भाई ये बहुत बड़ा रेयर वाला चांस है, ये तुमने छोड़ दिया फ्री में तो बस तुम गए, क्योंकि वो उससे फ्री में काम करवाना चाहते हैं, उसके पास कहाँ से वो मतलब $1 मिलियन देंगे, उसको पे करेंगे वहाँ पे वो जो बैलून है उसको उड़ाने के लिए, क्योंकि उसने पहले शर्त रख ली है कि मेरे को भाई $100 मिलियन चाहिए, उसके बाद ही भाई डॉलर्स नहीं तो ड्रैगन्स, तो मैं तभी जाके तुम्हारा जो ये है हॉट एयर बैलून इसको उड़ाऊंगा। उसने पहले ही सोच लिया था, क्योंकि ये जब बना रहे थे वो समझ गया था कि ये अब इनको किसी कैप्टन की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो मेरे को इस टाइम मिल जाएगा पैसा कमाने का मौका। और भाई ये वाला सीन देखने कसम मम्मी कसम में बहुत वाला हंसा था यार, बैठ के मैं हंसा था कसम से। और तभी रसल यार पता नहीं क्या दिमाग है इसका, इससे बोलता है हाँ आई कैन टेक योर प्लेस, मैं तुम्हारी जो जगह है ये ले लूँगा भाई। तो मतलब पहले से देखो हमें पता ही था, इसको भी पता था कि ये मुझे ही लेंगे, कैप्टन उधर कौन होगा, पर फिर भी भाई इसकी जो अमीरी वाला सीन है ना, वो चीज़ें इसको अंदर से हर्ट होगी कि भाई मैं कैसे हार सकता हूँ। इसलिए इसने बोला कि नहीं अब मैं ये तुम्हारी चीज़ जो ये तुम्हारी जगह है ये ले लूँगा, तुम कीमत बोलो या फिर जो भी चीज़ है बोलो। तो गैन बोलता है सच में तुम कहीं ये इस चीज़ का जो है ये लकी टिकट है, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी टिकट है, इसको मैं तुम्हें ऐसे ही कैसे दे सकता हूँ, ये तुम मेरे लिए बहुत ही इतना मासूम सा चेहरा बना के बोलता था भाई, उसका चेहरा देखने वाला होता है। बोल रहा था कि मैं तुम्हें ऐसे ही फ्री में दे दूँ, ये क्या बात हुई भाई, ज्ञान से चालाक कोई नहीं हो सकता भाई, मतलब ह्यूमन की दिमाग के साथ वो खेलता है जैसे गेम खेलता है भाई। और तब भी उसके सामने भाई मतलब ढेर भर के रसल जो होता है ना, मतलब ढेर भर के पैसा रख देता है, और ज्ञान भाई हंस रहा होता है भाई, उसको तो कुछ देना भी नहीं पड़ा, लेना भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, खुद ही से मतलब बोलते हैं पीछे यूजरिया बोल रही होती कि हमें तो कुछ पे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और यहीं से हमें और पैसे मिल गए उल्टा, और मतलब जिस चीज़ के लिए उन्हें पे करने की ज़रूरत थी उस चीज़ का उल्टा बिना पैसे के उन्हें अब उसको भेज रहे हैं। और तभी ताइजू कहता है कि जो गेंद है वो हमें कभी भी अमेज़ करने से पीछे नहीं हटता है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ये हमें हर बार हैरान करता रहता है। और गेंद कहता है कि अब हमारे पास इनफ मनी हो चुका है कि हम पेट्रोल को भी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अब पेट्रोल के जो वो सारा का सारा जगह होंगी वो तो जो है इसकी होंगी ना, रसल की होंगी, बट अब उनके पास पैसा आ चुका है जिससे वो पेट्रोल ख़रीद सके। और तभी मैग्मा कहता है चलो ठीक है ऑल राइट, अब मेरी बारी है कि मैं आखिरी स्पॉट ले लूँ। वही मैग्मा भी अपने अपने सपने देख रहा है कि मैं भी पहली बार उड़ूँगा आसमान में, और किस तरीके से उड़ूँगा वो तो उड़ूँगा ही। और उसी वक्त वो भी एक कार्ड उठा लेता है, तो फिर वो बोलता है ओ यार मैं इस कार्ड को नहीं ले पाया, ये क्या बात होगी। और तभी ज्ञान कहता है कि जो लास्ट लकी वन स्पॉट है वो किसी एक लकी वन गाय को ही मिल सकता है, वो कौन होगा लकी वन कोई नहीं जानता। तो लास्ट बंदे के बारे में सारे मतलब सोच रहे होते हैं। और तभी जो सेंकू होता है वो कहता है कोई ऐसा जो डरता ना हो हाइट से और मोटिवेशन उनके अंदर भरा हो कूद कूद के, ऐसा कौन बंदा मतलब हो सकता है जो हमारे साथ जा सकता है। और तभी हमें चिल्लाने की एक ख़तरनाक सी आवाज़ आती है सेंकू, और जो ये गेंद होती है इनकी तो भाई दांत भी मुंह से बाहर आ जाते हैं। तो ये बोल रहे होते हैं कि पीछे से आवाज़ आती है कि मैं हाइट से भी नहीं डरता हूँ, मेरे को सुपर मोटिवेशन मेरे अंदर भरा पड़ा है, और सुपर हाइट से ना डरने लगता है मुझे, और इतना ख़तरनाक जब मेरे अंदर सुपर है तो मेरे को ही जाना चाहिए, कुछ ऐसा करके मतलब आवाज़ आ रही होती है। तो वो देखते पीछे है कौन, मतलब ऐसा सुपर मोटिवेटेड सुपर हाइट से डर ना लगने वाला, और उतनी हाइट पे जाके भाई ऊपर खड़ा होता है क्रोम, और बोलता है मैं लेने वाला हूँ लास्ट स्पॉट फ्लाइंग मशीन में बैठने का, ये मेरा हो सकता है और ये किसी का नहीं होगा। और क्रोम देखो कितना तेज़ है कि भाई विलेज से लेके सास्के एम्पायर तक पहुँचते मतलब जहाँ पे उन्होंने बोट शोट बनाई है, इनका एम्पायर सास्के का एम्पायर था, और वहाँ पे बैठते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए इनको कितना लंबा टाइम पहले लगा था, और अब देखो इसने मतलब भाई कितने घंटे के अंदर दौड़ के पहुँचा है, इसके अंदर मतलब कितना ख़तरनाक मोटिवेशन है। और क्रोम कहता है इस चीज़ को मैं लेने वाला हूँ मेरे लक से, और ये चीज़ मेरी होके रही है और किसी की नहीं। और तभी किन्रो कहता है कि क्या तुम इतना जो लंबा रास्ता है ये तुम अकेले चल के आए हो। और तभी क्रोम जो होता है अपने मन के अंदर सोचते हुए कहता है कि मैं ऊपर से देखना चाहता हूँ इस वर्ल्ड का चेहरा
कैसा ये वर्ल्ड दिखता है और कैसा मतलब रियल में ये वर्ल्ड है। तो मैं मतलब अभी तक तो ये विलेज में बेचारा रहता हुआ आ रहा था, तो इसको नहीं पता कि रियलिटी क्या है और क्या मतलब वर्ल्ड जैसा सेनको बोलता है क्या वैसा ही है या कुछ और है। तो उसी चीज़ के बारे में बोल रहा होता है और वो पुरानी बातों को भी याद कर रहा होता है जब वो मतलब बातें कर रहे होते थे कि मतलब अर्थ क्या राउंड है, इसने सेनको ने इसको कहा था ना। तो उसी चीज़ को ये याद कर रहा होता है कि सच में क्या अर्थ राउंड है, कैसे राउंड हो सकती है, धरती तो बिल्कुल फ्लैट है। और उससे पहले की बातें याद कर रहा होता है कि और क्रोम कहता है कि मैं आज तक कभी विलेज से नहीं बाहर नहीं गया हूँ और जो चीज़ भी मैंने अभी तक सीखी है वो मतलब सेनको की स्टोरीज से ही मैंने सीखी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं मतलब उधर जो है एक जो टिकट है ये इसको लूँ और ऊपर तक मैं जा सकूं। और जो हमारा वो होता है क्या बोलते हैं गेन होता है, उसने भी कार्ड्स लाइन में रख दिए होते हैं कि अब देखते हैं कि ये कौन सा कार्ड पकड़ेगा। और क्रोम तभी मतलब बोलता है कि मैं आज तक कभी कहीं नहीं गया हूँ, तो इसलिए मैं कहीं जाना चाहता हूँ। जो भी अभी तक मैंने सीखा है वो सेनको से ही सीखा है, तो इसलिए मैं एक ट्राई तो लेना ही चाहूँगा। और तभी ज्ञान के वो कार्ड्स देख रहा होता है, मतलब गौर से देख रहा होता है कि कार्ड्स क्या है। और तभी उसको एक कार्ड दिख रहा होता है ज्ञान ने जो बिल्कुल आगे के लिए रखा हुआ होता है। तो उस कार्ड को वो क्रोम उठा लेता है और सीधा वो ऊपर के लिए मुड़ा के सबको दिखाता है। और वो बोलते क्रोम ने सच में क्या जीत लिया, ये लक्की जो ड्रॉ था ये जीत गया है। क्रोम ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मतलब क्रोम कैसे जीत सकता है। और वही चीज़ मतलब ये सारा का सारा ज्ञान का ही काम होता है। ज्ञान ने एक कार्ड आगे के लिए रखा होता है तो तभी जाके वो जीता ना। तो उसी चीज़ के बारे में बोल रहा होता है, बोलता है हाँ। और क्रोम कह रहा होता है आज मेरा लक जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, मैंने अपने लक से इस चीज़ को जीता है। पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑसम है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैटरीज़ को भी तैयार किया जा रहा होता है, बैटरीज़ को चार्ज किया जा रहा होता है। अब उनको मुझे लगता है वहाँ जाने के लिए मतलब वहाँ पे जाते वक्त कुछ चीज़ें लगने वाली हैं, जैसे बैटरीज़ हो गया, बैटरीज़ के अलावा बहुत सारी मतलब अलग अलग चीज़ें इनको लगने वाली हैं। तो जिनने मतलब सारा सिस्टम पहले का बनाया है वो उसका भी यूज़ करना चाहते हैं। और तभी एक मतलब छोटा एयर बैलून जैसे कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का पता लगाता है, एक होता है मतलब आज भी आप देखोगे वेदर कंडीशंस के बारे में ऐसे ही पता लगाया जाता है। कुछ एक जो रियल वेदर कंडीशंस होती हैं उनके लिए एक छोटा बैलून के अंदर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट भेजा जाता है जिससे पता लग जाता है कि ऊपर आज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है या कितना है। तो उसी चीज़ की तरह वो एक भेज रहा होता है सेनको ऊपर के लिए और ज्ञान पीछे से आता है। तो ज्ञान उसे बोल रहा होता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, मुझे बता सकते हो। और तभी सेनको कहता है कि ये एक पायलट बैलून है जो कि बना है डियर ऑर्गन से और हाइड्रोजन से, इसके अंदर हाइड्रोजन भरी हुई है तो इसलिए ऊपर को जा रहा है। और तभी रसल कहता है कि ये क्या स्पीड में जा रहा है भाई ऊपर के लिए, कहता है कि मतलब कितने टाइम में लगभग ये पहुंच सकता है, कुछ अंदाज़ा ये वो। और सेनको कहता है कि जिस तरह से मैं जज कर रहा हूँ इसके साइज़ के हिसाब से तो ये 1 मिनट के अंदर लगभग 70 मीटर ऊपर जा सकता है। और ज्ञान कहता है कि हाँ हम इससे पता लगा सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है और ये एक तरह का मतलब हमारा टेस्ट होगा उड़ने से पहले। और रसल कहता है हाँ अब हम जो फ्लाइंग के लिए हमारे लिए परफेक्ट वेदर जब तक ना बन जाए तब तक हम मतलब वेट करेंगे और हम उड़ने का इंतज़ार करेंगे। और अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, भट्टी जल रही होती है, भट्टी के थ्रू और आग लगा ली होती है उनने और उससे मतलब जो गैस होती है वो ऊपर के लिए निकल रही होती है। वो सारे के सारे चढ़ गए होते हैं हॉट एयर बैलून के अंदर और उन्होंने जितनी मतलब सारी तैयारी थी वो सारी की सारी कर दी होती है कि अब उनके अंदर क्या क्या चाहिए। जो मतलब साथ में मैं कुछ चीज़ें बताते भी चलूँ कि उनमें सैंड बैग्स होते हैं जो वेट कम या ज़्यादा करने के लिए रखे होते हैं, वो चीज़ें भी डाल दी होती है, खाने पीने की चीज़ें भी डाल दी होती हैं और जो भी उनको चाहिए पेपर जिससे कि वो मैप बना सकें वो चीज़ें भी रख ली होती हैं। और 3 बंदे ऊपर के लिए चढ़ गए होते हैं। क्रोम कहते हैं कि ये सच में क्या फ्लोट कर रहा है, क्योंकि उसके लिए ये चीज़ तो नहीं थी कि भाई ये किस तरीके से फ्लोट कर रहा है। और मैग्मा कहता है वो ये सच में उड़ रहे हैं भाई, ये कैसे उड़ रहे हैं, ये तो सच में उड़ रहे हैं ऊपर के लिए। और बाकी लोग कहते हैं कि हाँ ये काम कर रहा है। और जो बूढ़ा होता है वो बोल रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा वंडरफुल चीज़ है। और जो ह्यूमन हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेटेड भी होते हैं। और वो कहता है कि हाँ ये आखिरकार जाके ये कहीं बन गया। और वो रो भी रहा होता है और कहता है कि ये हज़ारों सालों की साइंस है जो मतलब पीछे उनने ग्रो अप किया हुआ है ह्यूमंस ने, तो उधर की साइंस है जिसकी वजह से आज ये मतलब ये इतना कुछ हम कर पा रहे हैं। इस चीज़ में मिलियंस ऑफ ईयर लगे होंगे। और वो सारे के सारे लोग ऊपर के लिए देख रहे होते हैं। तो अब वो बहुत ज़्यादा ऊपर चल गया था ना बैलून, लोग बोल रहे होते हैं कि अब हम इसको बैरली ही देख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा एक मतलब छोटा सा हो गया होता है ना, तो बोल रहे थे हम इस चीज़ को बहुत ही कम ही देख सकते हैं। और गिनरो बोल रहा था वेट 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 ये बैलून जो है ये शाइन कर रहा है। और क्रोम ऊपर आ गया होता है तो उधर से मतलब वो देख रहे होते हैं आसपास, अब वो ऊपर हवा में होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि
ये तो अभी भी उनके लिए डार्क ही होगा नीचे, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी थोड़ी देर से पहुँचती है, तो वो ऊपर होते हैं। तो वो बोल रहे होते हैं कि हाँ यहाँ पे थोड़ा मतलब रोशनी दिख रही होती है और क्रोम देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि लगभग हम 1200 मीटर आ चुके हैं ऊपर ग्राउंड से, और वो कह रहे होते हैं कि हम सनराइज़ को देख पाएंगे 7 मिनट के बाद। और क्रोम कह रहा होता है सच में जो वर्ल्ड है ये राउंड है, अब उसको ऊपर से दिख रहा होता है ना अर्थ की ये शेप जैसी कैसी होती है। और बोलता है फाइनली मैंने इस चीज़ को देख लिया अपनी इन आँखों से, मतलब अपने आप को खुशनसीब समझ रहा होता है। जो मतलब ये साइंस के पीछे जो लोग पागल होते हैं, खुद ज़्यादा इन्वेंशंस करते हैं, उनके लिए मतलब वो चीज़ सही है गलत है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जिस चीज़ के पीछे वो लगे हुए, जिस चीज़ को इन्वेंट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जब उसको बना हुआ देखते हैं तो मतलब उनकी जो अंदर की फीलिंग होती है वो मतलब नेक्स्ट लेवल पे होती है। तो उसी जो फीलिंग है इस चीज़ को इसमें दिखाया गया कि किस तरीके से एक जो इंसान होता है वो साइंस के पीछे कितना ज़्यादा पैशनेटेड है। और कौन कह रहा होता है कि डैम मैं अब इन चीज़ों को और भी देखना चाहता हूँ, मैं और भी जानना चाहता हूँ इस वर्ल्ड के बारे में। और सेंको कह रहा होता है कि अब हम करंटली ट्रैवल कर रहे हैं आसमान के अंदर, कोई भी जो अन्य दूसरी कोई भी चीज़ है, कोई दूसरा कोई भी व्हीकल है, वो इस एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब जो हमें हॉट एयर बैलून के अंदर एक्सपीरियंस मिलता है उस चीज़ के बारे में सेंको बात कर रहा है। हम कहता है ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और वो बर्ड्स को देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि हम तो बर्ड्स के साथ साथ में उड़ रहे हैं। और सेंको कहता है नहीं इस चीज़ में कोई भी हैप्पीनेस वाली चीज़ नहीं, ईगल आगे से आती है तो वो पीछे के लिए झुक जाते हैं। वो बोलता है बर्ड्स जो होते हैं वो स्ट्राइक भी कर सकते हैं, और काउंटलेस एयर एक्सीडेंट इसी तरीके से होते रहते हैं आसमान में। मतलब एरियल एक्सीडेंट्स जो होते हैं होते रहते हैं रोज़ाना, मतलब जो अपने रियल वर्ल्ड की बात कर रहा होता है वहाँ। क्रोम कहता है सच में क्या ऐसा भी होता है भाई, मतलब बर्ड के साथ भी टकराने वाला चीज़ होती है, उस चीज़ के बारे में बात बोल रहा होता है। और तब तक हमें दिखाते हैं रसल जो होता है वो भट्टी के अंदर वो चीज़ें डाल रहा होता है जो कोल लाया होता है या उनने, तो वो चीज़ें डाल रहा होता है जिससे कि मतलब उनका हॉट एयर बैलून है वो एक रेंज के अंदर चलता रहे, जितना ऊपर लेना चाहते हो उतना ऊपर ले जाए, जितना नीचे लेना चाहते हो नीचे ले जाए। तो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है। बोल रहा होता है कि भाई हमें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, हमें बस जो बर्ड्स का फ्लाइटिंग पाथ है उस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। और वो बोल रहा होता है कि पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा वियर्ड है कि भाई जब हम असेंड कर रहे हैं ऊपर के लिए जा रहे हैं तो ये जो स्पीड है इसकी बहुत ही ज़्यादा स्लो है। कहता है कि ये जो चीज़ हमने बनाई हुई है ये एक सेलिंग शिप है जो आसमान में उड़ रही है, जबकि एक स्काई सेलिंग शिप की बात कर रहा होता है। और असल कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं श्योर करना चाहता हूँ कि हम जितने भी लोग इधर आए हैं ये सारे के सारे एक पीस के अंदर ही घर जाएँ और मतलब एक साथ जाएं। और तभी क्रोम पूछता है अच्छा बताओ डेस्टिनेशन हमारी क्या होगी, कि हम इसको उड़ाते हुए जाएंगे कहाँ के लिए और क्या मतलब होगा सारी चीज़ें, वो तो मुझे बता सकते हो। तो तभी जो सेंको होता है सेंको बोलता है हम एक ही जगह के लिए जाएंगे। सेंको और जो ये कैप्टन होता है हमारा दोनों एक साथ बोलते हैं हम तो ईशागामी विलेज के लिए ही जाएंगे। और बोल रहे होते हैं हमें लगभग 2 दिन लगेंगे। बोलते क्या 2 दिन लगेंगे हमें ईशागामी विलेज तक पहुंचने में? हाँ 2 दिन लगते, अगर हम धरती से जाते लैंड पाथ से जाते तो 2 दिन लगते, पर अभी हम हॉट एयर बैलून में हैं तो इसलिए ये जो एयर वाला रास्ता है ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है, इसलिए हम 2 दिन का रास्ता सिर्फ 2 घंटे के अंदर पार कर सकते हैं। और इसे कहते हैं पावर ऑफ विंड। और क्रोम कहता है कि ये तो बहुत लंबा डिस्टेंस होने वाला है जो कि हम कवर कर रहे हैं, और ये जो फ़्लाइट ट्रिप है ये तो बहुत ही ज़्यादा सुपर कूल होने वाली है, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल थिंग लग रही है जैसे कि हम जा रहे हैं। और तभी दूसरी साइड से वो बोलते हैं कि ये इतना भी सिंपल नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। और असल कहता है कि ये जो ईशागामी विलेज का रास्ता है ये कुछ टफ़ होने वाला है क्योंकि उनके सामने कोई दिक्कत आ चुकी होती है, इसलिए वो बोल रहे होते हैं। बोलते हैं कि ये जो स्काई है जापान का ये हमेशा विंड जो होती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ बहती रहती है, और अगर कोई मतलब पायलट नहीं है वो हमेशा जो है ईस्ट की तरफ ही जाएगा। तो तभी क्रोम कहता है कि फिर हम कैसे जा सकते हैं वेस्ट की तरफ, मतलब अगर हमें वेस्ट की तरफ जाना होगा। और असल तभी कहता है कि हम लो प्रेशर की वजह से जा सकते हैं क्योंकि वल्केनो विंड जो होती है वो एक बर्थ करती है एक स्टॉर्म को, उनकी वजह से एक स्टॉर्म बनता है जिसकी वजह से वो एंटी क्लॉक घूमती हैं, और वो एक मतलब वो साइंस ही समझा रहा होता है डायरेक्शंस ऑफ विंड की। और जब हमारा बैलून लो प्रेशर की वजह से मूव करेगा वेस्ट की तरफ, जो मतलब राइट से जो है लेफ़्ट की तरफ जाएगा, मतलब मैप में दिखा रहा होता है। और असल क्या था इसी तरीके से मैं समझ चुका हूँ कि किस तरीके से हम ईशागामी विलेज में पहुँच सकते हैं विंड के थ्रू। और रसल कह रहा होता है कि हम जो स्टॉर्म के
लो प्रेशर वाले एरिया, बाहर वाला एरिया होगा, उसके थ्रू घूम के हम ईशागामी विलेज में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद हम वहीं से फर्दर आगे भी ट्रैवल करेंगे वेस्ट के लिए, जहां पे हम ढूंढ सकते हैं ऑयल फील्ड्स को। जबकि रिस्क और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हैं। तब तक हम अपने आप को एक एडवेंचर नहीं कह सकते जब तक कि हम इन चीज़ों को ओवरकम ना कर लें, इन चैलेंजेस के आगे हम जीत ना जाएं। और तभी रसल कहता है कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, तुम ना समझो को, क्योंकि उन दोनों को बोल रहा होता है कि मतलब तुम ये जितनी भी चीज़ें सारी हैं ये मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हारा कैप्टन ये सारी की सारी चीज़ें संभाल देगा। क्रोम मतलब अपने आप में सुनता है कि एडवेंचर, और उसके अंदर मतलब एक्साइटमेंट बिल्कुल जाग जाती है। क्या उसने मुझे एक अमेचुअर कहा, तो मतलब उसको मतलब एक अलग ही तरह का मतलब फीलिंग आ रहा होता है, क्योंकि उसको अमेचुअर वर्ड का मतलब मीनिंग में पता होता है। वो सोचता है कि जो मटेरियल्स को गैदर करता है उसको अमेचुअर कहते हैं, तो उसी चीज़ के बारे में बोल रहा होता है कि वो मुझे एक एक्सपर्ट समझता है मटेरियल गैदरिंग में, तो इसलिए उसने अमेचुअर कहा। क्रोम रसल को कह रहा होता है कि तुम भी एक एडवेंचर हो सी के ऊपर, क्योंकि वो सी के ऊपर चल रहा होता है ना। बट मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम मतलब धरती के ऊपर भी ऐसे ही हो, क्योंकि तुम तो समुंदर के ऊपर तो ऐसी चीज़ें कर सकते हो, पर धरती के ऊपर तुम्हारे पास मतलब उतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी मेरे पास है। और क्रोम कह रहा होता है आफ्टर ऑल तुम बहुत ज़्यादा यंग हो और एरोगेंट हो। और तभी हमें दूसरा सीन दिखाते हैं तो कि जिसमें वो बोल रहे होते कि अब हम ग्राउंड के क्लोज जा रहे हैं, क्योंकि जो इफेक्ट पड़ रहा है टेरियल इफेक्ट पड़ रहा है विंड्स का, उसकी वजह से। और असल कहता है कि जो विंड होती है वो मोस्टली फॉलो करती है रिवर्स को, मतलब रिवर्स के आसपास ज़्यादा तेज़ हवा होती है। सैन को कहता है कि हाँ हमें ज़रूरत है फ्लाई करने की रिवर के साथ साथ, ताकि हम एक डायरेक्शन में चल सकें, और हम फिर वापस नहीं जा पाएंगे अगर एक बार हमें विंड ने हमें बीच पे ले लिया तो। रसल कहता है, और रसल कहता है कि हमें वापस जाने की ज़रूरत है अगर हमें जो विंड्स हैं उन्होंने बीच की तरफ लेने की कोशिश की तो। तभी हमें क्रोम को दिखाते हैं, भाई उसका चेहरा जो होता है ना भाई अलग से ही बन गया होता है। और बोल रहा होता कि भाई जो ट्रू एडवेंचरर होते हैं वो जो अपना काम होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं, वो इस दुनिया को देखते हैं कि किस तरीके से क्या चल रहा है। क्योंकि जो रसल होता है वो बोल रहा था कि हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा बैलून है ये बीच की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे हमें ख़तरा भी हो सकता है समुद्र के ऊपर अगर हम आ गए तो। पर जो क्रोम होता है बोल रहा था नहीं भाई हम तो ट्रू एडवेंचर हैं, हमें एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर करने के लिए आए वर्ल्ड को खुद से ही। और वो कहता है कि जैसे कि एक अमेचुअर होता है जो रिलाई करता है व्हीकल्स के ऊपर, बट नहीं मैं एक ही टोटली ही डिफरेंट इंसान हूँ जो कि एक डिफरेंट ही लेवल पे है। और आपस में उनका भाई एक ख़तरनाक सा क्लैश होने लगता है, आंखों से आंखें लगने लग रही होती हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है, क्योंकि एक कुछ और बोल रहा था दूसरा कुछ और बोल रहा था। अब इनका मतलब लड़ाई किस बात पे हो रही है, एक है एडवेंचर ऑन सी एंड एक है एडवेंचरर ऑन लैंड, और इसी चीज़ पे इनकी लड़ाई हो रही होती है कि भाई मैं ख़तरनाक और एक बोलते हैं मैं ख़तरनाक। पर दोनों को ये समझना चाहिए कि भाई वो इस वक्त अभी स्काई में ना कि लैंड में या सी में। और तभी सेनको आता है, सेनको बोलता है कि भाई तुम इतनी सी बेकार सी चीज़ों पे लड़ रहे हो, भाई हम इधर आए एक इम्पॉर्टेंट काम करने, तो भाई तुम ऐसे लड़ कैसे सकते हो। भाई सेनको को तो भाई मुझे लगता है मैप बनाना चाहिए, वो क्या इनकी लड़ाई सुन रहा है। और सेनको एक चीज़ बना रहा होता है गुड्डा जैसा, बोल रहा होता है कि मुझे पता करना पड़ेगा कि विंड जो है किस तरफ जा रही है, किस तरफ से हेड कर रही है, तो उस चीज़ के बारे में मुझे पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं देखूँगा। और एक गुड्डा जैसा बना के वो क्या करता है कि वो डोल होती है, वो स्पेशल डोल जैसी उसने कुछ बनाई होती है, तो उसे हवा में डाल रहा होता है, वो देखना चाहता है कि वो किस साइड जाती है। और सेनको कहता है मुझे इस डोल को इस्तेमाल करना पड़ेगा डायरेक्शन को जानने के लिए, और उसको नीचे के लिए फेंक रहा होता है। और जो जनरल आइडिया होता है स्ट्रीम का, मतलब जो मतलब एक होता है ना लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की भी, तो जैसे कि वो एक अलग ही लेयर पे आ चुके हैं, तो वहाँ पे वो देख रहे होते हैं कि किस तरीके से वो डोल मूव करेगी, तो उसी तरीके से अपनी डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। जब भी वो नीचे जाती है वो बिल्कुल एक अलग ही तरीके से अनएक्सपेक्ट चेंज के साथ वो इधर उधर चल रही होती है। रसल भी बोलता है ये तो बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड चेंज है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहने वाला है, तो ये हमें कुछ फ्यूचर के कुछ ख़राब ग्लिम्स को दिखा रहा है। और असल कहता है कि अगर हम वेस्ट की तरफ फ्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि हम आसमान से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि जो वेस्ट वाली साइड है उस साइड बहुत ही ख़राब कंडीशंस होती हैं। और क्रोम भी देख के भाई उसका तो मुंह ही खुला रह जाता है, वो बोलता है ये तो बहुत बड़ा है, ये बहुत ही ज़्यादा मैसी है, और आगे हमें दिखाए जाते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक होता है। और वो कह रहे होते हैं चलो अब हम फेस करने की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये डेविल जो क्लॉड्स हैं ये बिल्कुल जमा हो चुके हैं और ये बिल्कुल ख़तरनाक है। भाई एक ड्रैगन का जैसा उधर मुंह दिख रहा होता है, ये जैसे वो होते हैं ना मतलब इलेक्ट्रिक ड्रैगन,
उसकी तरह दिख रहा होता है। वही वाला सीन यहाँ पे भी दिखाया जा रहा होता है। उनका जो बैलून होता है बिल्कुल मतलब आंधी के अंदर आ गया होता है, वो चारों तरफ से तूफान ही तूफान चल रहा होता है, कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रही होती है। और वो बोल रहे होते हैं कि ये बहुत ही बुरा है, ये क्या हो रहा है, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी होने वाली, क्योंकि ये हमें चीज़ें जो हैं स्टक कर रही हैं बादलों के करीब, और जो बैलून है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में आने वाला। बोल रहे होते चलो हमें नीचे की तरफ चलना चाहिए, और वो जो मतलब उधर एक हैंडल होता है तो वो बोलते हैं चलो इसको हम खींचते हैं, तो जिसकी वजह से हम लैंड की तरफ चले जाएं। और सेनको कहता है कि हम फंस सकते हैं अगर हम इस बादल के ज़्यादा क्लोज जाते हैं तो, और इस हिसाब से तो बैलून जो होगा वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और हम भी मारे जाएंगे, मतलब जिस हिसाब का भी कंडीशन लग रहा है। बोल रहे हैं चलो अब रेडी हो जाओ लैंड पे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जब तक हमारे लिए रहेंगे तब तक हमारे ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा बुरी होंगी। क्रोम कहता है कि चलो जल्दी से इस जो रोप है इसको खींचो, इस हैंडल को पुल करो जिससे कि हम नीचे की तरफ जल्दी जा सकें। और रसल कहता है कि जल्दी से ओपन करो टॉप एंड जो लेफ़्ट साइड है एयर बैलून की, हॉट एयर बैलून की, तो उस साइड्स को ओपन करो। और क्रोम को कहते हैं कि जल्दी से तुम इस रस्सी को खींचो, और क्रोम कहता है ठीक है मैं खींचता हूँ, जल्दी करता हूँ। और सेनको कहता है रुको ज़रा कुछ मतलब दिक्कत आ सकती है। रसल क्रोम को कहता है कि जल्दी से टॉप को पुल करो, क्योंकि इस हिसाब से हम मतलब जो स्टॉर्म है उसके अंदर फंस जाएंगे, जल्दी से हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो मतलब वहाँ जो हॉट एयर बैलून है इस तरीके से फंस के जो हम है नीचे गिर जाएंगे। तो इसलिए वो बोलते हैं उसको जल्दी से पुल करो ऊपर से। अगर मतलब उसके अंदर हॉट एयर बैलून के अंदर एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पे उस जगह को अलग से रखा जाता है, जब उस जगह को हम खोलते हैं तो वहाँ से क्या होता है थोड़ा जो गैसेज होती हैं वो निकल जाती हैं, जिससे कि मतलब हवा जो होती है वहाँ से बाहर निकल जाती है, जिससे बैलून धीरे धीरे थोड़ा नीचे आ जाता है। और तूफ़ान अभी मतलब हाई एल्टीट्यूड पे है, तो वो सोचते हैं थोड़ा नीचे लैंड वाली साइड आ जाएं तो उधर हम बच सकते हैं, तो इसलिए वो उसको वैसे बोलते हैं। तो बट जब वो क्रोम ऐसा कुछ करने को जा ही रहा होता है, खोलने को जा रहा होता है, बट उसी वक्त क्या होता है सेनको बोलता है अब खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऊपर से ऑलरेडी खुला हुआ है। तो अब वही चीज़ देख के मतलब क्रोम भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और सेनको कहता है कि जो फैब्रिक है वो मतलब वो ऊपर क्या सीन होता है कि थोड़ा सा फट गया होता है, तो इसलिए सेनको कहता है कि फैब्रिक जो है वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा और जो जितना बैलून है वो नीचे गिर जाएगा अगर तुमने इसको खोल दिया तो, क्योंकि ऊपर जो होता है बैलून होता है इनका वो डैमेज हो गया होता है, तो इसलिए अगर हमने उस वक्त इसको खोल दिया तो सीधा बैलून से नीचे के लिए सिंक ही हो जाएगा उनका। और सेनको कहता है कि ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, हो सकता है कि जो हमने पहले बर्ड्स देखे थे उन्होंने इसको ऊपर से डैमेज कर लिया हो, मतलब हमें तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। और सेनको कहता है हो सकता है कि जो पहले बर्ड्स आए थे उन्होंने इसको डैमेज कर लिया हो, और अगर हम इसी तरीके से केयरलेसली एक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और रसल कहता है तो यही वजह थी जिसकी वजह से हम जल्दी असेंड नहीं कर पा रहे थे, मतलब ऊपर की तरफ उनको आना था ना, तब रसल कह रहा था कि हम अभी इतना जल्दी असेंड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो वही चीज़ वो बोलते हैं यही वजह थी कि हम असेंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बर्ड्स ने ऊपर डैमेज कर दिया था बैलून को। और तूफ़ान जो होता है बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया होता है और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं और बैलून बिल्कुल घूम रहा होता है, और बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब अब वो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में आ गए होते हैं। और जो उनका बर्नर था जिससे आग जला के धुआं पैदा कर रहे थे वो भी सारा का सारा कवर हो चुका था। साइड पे लाइटनिंग्स भी पड़ रही थी और जो मतलब बादल थे बहुत ज़्यादा डेंस हो चुके थे, और वो कह रहे थे कि ये तो फिर भी स्टिल अभी भी ऊपर की ही तरफ जा रहा है, मतलब इसमें अब हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जितना ऊपर जा रहा है उतना ज़्यादा हैवी क्लाउड्स के अंदर आ रहा है और उससे मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्क पैदा हो रहा है। और वो कहते हैं कि जो वर्टिकल ड्रिफ्ट्स मार रहा है बार बार, तो इसी की वजह से हमारा जो ये है बैलून ये बार बार ऊपर को जा रहा है। और असल कहता है अब यहाँ पे कोई तरीका नहीं बचा कि अब हम डिसेंड कर पाएँ, मतलब कि ऊपर से नीचे अब वो आने की सोच रहे थे ना लैंड पे आने के लिए, तो अब यहाँ पे कोई ऐसा तरीका बचा ही नहीं कि वो नीचे आ पाएँ। अगर ये मतलब अपनी शिप पे थोड़ा वेट ज़्यादा डालते हैं तो मे बी नीचे आ सकते थे, बट अब ऊपर जाने का तो रास्ता होता है, पर नीचे आने का क्या रास्ता है, मतलब गैस कम कर लेते फिर नीचे आ सकते थे, बट गैस कम करने का भी अब इनके पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि ऊपर वो पहले ही डैमेज हो चुका है। तो इसलिए अब इनको मतलब कोई एक परफेक्ट सोल्यूशन देखना पड़ेगा जिससे ये अपने आप को बचा सकें। और तभी वो कहते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं बचा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा जिससे हम अपने आप को बचा सकें, तो अब हमें कुछ करना तो पड़ेगा। और तभी सेनको कहता है कि भाई इस वक्त कुछ सोचना तो पड़ेगा, सोचो सेनको सोचो, कुछ तो सोचो, कोई ऐसी चीज़ सोचो जिससे हम इस वक्त बच सकते हैं। तो वो कहता है कि अगर साइंस इस सिचुएशन में होती तो क्या करते हैं, मतलब वो सिचुएशन को कैसे डिस्क्राइब करती है और कैसे
वो हम बच सकते थे इस तरीके से। और सेंको कहता है कि मेरा दिमाग अभी इस वक्त अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो एल्टीट्यूड पे इतना ऊपर आ चुके हैं हम, और उसकी वजह से मतलब कंडीशंस भी कुछ फेवरेबल नहीं है उनके लिए, अच्छी कंडीशंस भी नहीं है, जिसकी वजह से वो उतना अच्छे से सोच नहीं पा रहा है। तो इसलिए वो सोच रहा है कि हम जिस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उस तरीके से मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। और रसल कहता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट चांस होने वाला है, हमें अनलॉक करनी पड़ेगी ऐसी टेक्निक जिससे हम यहाँ से बच सकें। कोई ऐसी चीज़ हमें अनलॉक करनी पड़ेगी और हमें ढूंढना पड़ेगा एक ऐसा रूट, एक ऐसा रास्ता जो हमें इस तूफ़ान के बीच में से बाहर निकाल दे। और मुझे फाइंड करना पड़ेगा एक ऐसा विंड टनल जिसके थ्रू हम बाहर जा सकें, और मैं जा रहा हूँ फाइंड करने। और क्रोम भी कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा होने को जा रहा है, ये बहुत ही सुपर बैड है, क्योंकि ये हमारे लिए कंडीशन बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। इसलिए मैं यहाँ से बस बाहर निकलना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का मुझे कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है, बट मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। मेरे को कोई आंसर इस चीज़ का दे दे तो मैं समझ जाऊँगा, बट यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। क्या यहाँ से भागना ही एक आंसर होगा इस चीज़ का? और तभी क्रोम का मतलब जो दिमाग होता है वो मतलब पूरा हिल गया होता है, और वो सोच रहा होता है इसका कोई तो रास्ता होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से हम या तो मारे जाएंगे या तो यहाँ से हमें कुछ भी करके निकलना है, क्योंकि वहाँ पे उनको कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा होता है। वो क्योंकि वो नीचे भी नहीं जा सकते, फिर वो करें तो करेंगे जिस तरीके से उनका जो हॉट एयर बैलून होता है वो सीधा ऊपर ही की तरफ जा रहा होता है। तो उसी वक्त उसको दूसरी कंडीशन याद आ रही होती है, जिसमें मतलब एक बियर और एक मतलब अपने आप को वो इमेजिन कर रहा है कि अगर एक ह्यूमन एक बियर के सामने चले जाए तो उसका कोई चांस ही नहीं कि वो बच पाए। पर अगर वो पहले पे ही डर जाता है, वो उसको अपना डर दिखा देता है, तो बियर के पास चांस होता है कि मैं इसको पकड़ लूँ और उसको पकड़ के खा जाऊँ। और बियर की जो स्पीड होती है वो 50 किलोमीटर पर आवर की होती है, ह्यूमन की लगभग अगर कोई एवरेज ह्यूमन हो तो 30 किलोमीटर पर आवर पे वो दौड़ सकता है बियर के सामने। तो इसमें कोई चांस ही नहीं कि नेचर में कोई ऐसा चांस या ऐसा कोई क्राइटेरिया बना ही नहीं है कि ह्यूमन उस बियर से बच सकता है। पर अगर ऐसा हो जाए कि जो उस सर्टन डेथ से बचने के लिए अगर ह्यूमन उसके सामने खड़ा रहे और वहाँ से भागे नहीं और बिल्कुल भी मूव ना करे और उस बियर को देखता रहे, क्या पता हो सकता है कि बियर खुद ही डर के भाग जाए। जब इंसान को पता है कि यहाँ से उसकी डेथ उसके सामने ही है, या तो भाग के भी मरने वाला है और ना भागेगा तो शायद हो सकता है कि बियर ऐसे ही डर के भाग जाए, इसमें कोई चांस है। इसलिए उसका मतलब दिमाग चलता है उस हिसाब से, बोलता है नहीं अब हमें नीचे जाने के बारे में नहीं सोचना, अब हमें चार्ज करना पड़ेगा स्टॉर्म के ऊपर। इस जो डेविल क्लॉड है ये इसको हमें तबाह करना पड़ेगा, इसको हमें पास्ट में डालना पड़ेगा और वहाँ पे जाके जो चिमनी होता है उसको खोलता है और उसके अंदर और ज़्यादा वो भरने लगता है कोल, जिससे मतलब वो ज़्यादा मतलब और ज़्यादा उसके अंदर पावर आएगी। और वो बाकी बोल रहे होते हैं ये बहुत बैड है, नहीं तुम ऐसा मत करो, बट वो बोल रहा होता है नहीं अब मेरे को जो करना है वो करना है, क्योंकि अगर हम डिसेंड नहीं कर सकते, डिसेंड मतलब नीचे के लिए नहीं आ सकते, तो हम ऊपर के लिए जाएंगे, असेंड करेंगे हज़ारों किलोमीटर अबव द ग्राउंड, और वो जब हम उन बादलों से शायद बाहर आ जाएँ तो उसके बाद शायद हम बच सकते हैं। सेनको भी कहता है हाँ ये भी एक चीज़ हो सकती है, तो चलो एक ट्राई देने में क्या जाता है, वैसे भी हमारी लाइफ जो है रिस्क में ही है, यहाँ से भी नहीं बचना है वहाँ भी नहीं बचना है, तो हमें एक बार करना चाहिए ऊपर के लिए एक ट्राई करना चाहिए। तो वो क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यू डाल रहे होते हैं और एल्टीट्यूड जितना भी होता है वो कम ज़्यादा हो रहा होता है, उनके जो बैलून होता है वो सीधा मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बाहर ही जा रहा होता है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब स्कैरी चीज़ हो गई थी उनके लिए, और यहाँ तक कि उनके पास भी ऑक्सीजन तक भी अब मतलब वो जो ऑक्सीजन वाली प्रॉब्लम होती है वो भी आ जाती है ना हाई एल्टीट्यूड्स पे, तो वही उनको प्रॉब्लम आ रही थी कि उधर उनको प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही थी। तो ये चीज़ें भी उनको मतलब ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो उनके लिए ये वाली दिक्कत भी होने वाली थी। अगर हाई एल्टीट्यूड पे ज़्यादा ही चले गए तो वहाँ पे वो मर भी सकते थे ऑक्सीजन की दिक्कत की वजह से भी। और तभी रसल कहता है क्रोम वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम बहुत ही बेहतर कर रहे हो, क्योंकि कुछ तो मतलब उसका दिमाग कहीं तो चला, बाकी का बिल्कुल दिमाग शंट हो गया था, यहाँ तक कि सेनको का दिमाग भी शंट हो गया था। तो वो बोलता है ये चीज़ हमें रिमेन कराएगी कि फ्यूल को हम बर्न करते रहें। तो हाँ ये एक तरह का मतलब वो बोलते हैं ना बेट है, तो मतलब एक तरह का जुआ है कि जीते तो ठीक, नहीं जीते रहने दो। बाकी सारे के सारे डाल रहे होते हैं कोल उसके अंदर और डाल रहे होते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा रहे होते हैं और एक बिग बूस्ट दे रहे होते हैं। बट सेनको उसी वक्त आ रहा होता है, बोलता है कि ये इतने थोड़े इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इतना थोड़ा कोल डालेंगे तो ये कोई बड़ा बूस्ट नहीं देगा जो हमें सीधा इन बादलों से बाहर निकाल दे। हमें इसके
इसके लिए बहुत इससे भी बड़ा बिग बूस्ट की ज़रूरत है जो पूरे के पूरे बादलों को शेक कर ले और पूरे के पूरे बादलों में बीच में बैंड बजा दे। इसलिए सेंकू क्या करता है, अपनी जो वो होता है ना पेट्रिफिकेशन रिवाइवल फ्लूइड या डिपेट्रिफिकेशन फ्लूइड जो होता है उसको निकालता है। और क्योंकि उसके अंदर भी आपको पता होगा कि जो उसके अंदर एसिड है कौन से वाला नाइट्रिक एसिड है उसके अंदर, तो सेंकू भी कहता है कि ये मिक्स है अल्कोहल के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब जो होगा फ्लेमेबल होगा और ये बहुत ज़्यादा पावर दे देगा, एक बहुत ही ख़तरनाक बूस्ट दे देगा जिससे कि हम ऊपर तक जा सकते हैं। और सेंकू कहता है मेरे पास अब ये आखिरी बोतल बची है, अब इसी बोतल में जो होगा वो होगा। तो भाई ये बहुत बड़ा वेस्ट होने वाला है क्योंकि उस बोतल का यूज़ करके वो किसी को बचा सकते थे, बट अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो बोल रहा होता कि भाई ये वेस्ट होने वाला है। बट अपनी जो पजामे वो गीले मत कर देना क्योंकि इसको डालने के बाद भाई मतलब रॉकेट की स्पीड से वो निकलने वाले थे। और सेंकू उस बोतल को डाल देता है आग के अंदर, जहाँ उनका चैम्बर होता है मतलब फायर चैम्बर, उसके अंदर डाल देता है जहाँ से वो कोल डालते थे। तो उसके अंदर डालने के बाद बोलता है इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है उससे थोड़ा दूर हो जाओ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल होने वाला है। बट उसको खुद ही नहीं पता चलता और तभी मतलब एक बूम करके ब्लास्ट हो जाता है, चारों तरफ स्मोक हो जाती है और मतलब रॉकेट की स्पीड से सीधा ऊपर के लिए मतलब बैलून जा रहा होता है क्योंकि उसको ज़्यादा मतलब एनर्जी मिली होती है। तो क्रोम बोलता है ये तो काम कर गया और इधर उधर देख रहा होता है ऊपर के लिए उठ के, तो और एक साइड दिखा रहे होते हैं रॉकेट, ये बैलून तो ऊपर के लिए जा रहा होता है, बट साइड में सेंकू बाहर आ गया होता है क्योंकि वहाँ पे मतलब धमाका हुआ होता है ना जिसके प्रेशर की वजह से वो बाहर के लिए गिर गया होता है। बट उसने बैलून को बाहर पकड़ लिया होता है तो नीचे के लिए गिर रहा होता है, पर फिर भी उससे पकड़ के रखा होता है कि नीचे गिर गया तो बस वो मतलब मारा ही जाएगा सीधा। क्रोम इधर उधर देखता है तो बोलता है अच्छा ये बताना मुझे ज़रा एग्जिट किधर है, क्योंकि उसको लगा था कि अब कहीं तो निकलेंगे, अब ऊपर को जा रहे हैं, कहीं ऊपर भी इतना तो मतलब हाई एल्टीट्यूड्स पे ज़्यादा स्टॉर्म तो नहीं होगा, तो उस चीज़ का वो सोच रहा था। बोलता है अब एग्जिट किधर। और तभी हम रसल को देखते हैं। रसल जो है अपने मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन वाला काम है और जो उसका जो जैसे वो बोटिंग पे काम करता था कि उसको पता होता था ना विंड की डायरेक्शन वाला सारा काम उसको पता होता था, तो उसने क्या किया अपनी टोपी निकाली और टोपी निकाल के हवा में फेंक दी और कहता है कि रुको ज़रा एक सेकेंड में पता करके बताता हूँ कि क्या चल रहा है और कहाँ हम निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। और टोपी एक सिंगल डायरेक्शन में जा रही होती है, तो बोलता है कि मैंने देखा वर्टिकल ड्रिफ्ट को जिस साइड के लिए मतलब हवा का मतलब जो लो प्रेशर है तो उस साइड हम शायद निकल जाएं क्योंकि जो स्टॉर्म है उसने मतलब एक जो उनके सराउंडिंग में बहुत ही हाई प्रेशर बना के रखा हुआ है, तो शायद वो उस साइड से निकल सकते हैं। और रसल कहता है ये रास्ता है विंड का, यही वो रास्ता है जिस साइड हमने जाना है और जहाँ से हम निकल सकते हैं। तो एक काम करो क्रोम, तुम जितना भी फ्यूल है हमारे पास वो सारा का सारा बर्नर के अंदर डाल दो, जिससे मतलब अब जितना बचा उनको वो सारा का सारा डाल देंगे और निकलना ना निकलना इसी पे डिपेंड करेगा कि वो मतलब उस जो उनके पास उतनी एनर्जी है कि नहीं जो उस जो तूफ़ान से बाहर निकल सके। और रसल कहता है कि अब हम ब्रस्ट करने जा रहे हैं इस जो ये तूफ़ान है उसको ड्रैगन के रूप में दिखाया था ना, तो उसको बोल रहा होता है कि इस जो ये क्लाइमेट ही है इसके मतलब सर को फोड़ते हुए हम ऊपर के लिए निकलने वाले हैं। और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये उतना सारा फ्यूल डाल देते हैं। और क्रोम कहता है कि क्या हम ब्रेक थ्रू करने वाले हैं स्काई को, रसल मुझे बताना क्या हो रहा है। और रसल को तभी अपनी ऊपर कैप दिख जाती है जो ऊपर के लिए जा रही होती है और उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि आखिरकार अब मैंने कॉन्क्वायर कर लिया है इस दुनिया के स्काई को भी, अब मेरे हाथ में आ चुका है इस दुनिया का जो आसमान है वो भी। और फिर हमें एंड पे दिखाया जा रहा होता है कि उन्होंने क्या किया, उस ड्रैगन का जो सर है उसके बीच में से फोड़ते हुए सीधा ऊपर के लिए निकल गया और बाकी वो मतलब जो कोहाको होती है वो उधर आके उनको देख रही होती है अपने गांव से कि वो आ रहे हैं कि नहीं, और वो बोल रही होती है एक्चुअली ये फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कोहाको ने मतलब इतना दूर तक तो नहीं सोचा था कि वो रियल में फ्लाई करके विलेज तक पहुंच पाएंगे। बोल रही होती है क्रोम रसल तुम आ गए, और वो अपने बेस से ही चिल्ला रही होती है उनको कि सेंकू 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 मैं इधर हूँ। और तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जा रहा होता है सास्के एम्पायर के पास जो उन्होंने बेस बनाई हुई है वहाँ वाला सीन। वहाँ पे गैन कहता है कि मतलब फ़ोन पे बात करते हुए अब उसको भी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि वो वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो वो सबको बता रहा होता है कि वो वहाँ पे जो है विलेज में पहुँच चुके हैं। तो बाकी लोग कहते हैं वो इतने तेज़ हैं, मतलब इतने कम टाइम के अंदर कैसे मतलब कोई विलेज में पहुँच सकता है, इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैग्मा कहता है कि ये तो बस अभी कुछ ही घंटों की बात हुई है, ये तो अभी कुछ घंटे पहले ही निकले थे सुबह सुबह ही, तो अभी कैसे ये पहुंच गए। और तभी किन्रो कहता है कि भाई ये वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और ये वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है। और तभी ताइजू कहता है चलो अब हम दिखा दें हमने क्या पाया है, हमने क्या किया है। मतलब वो एज ए इस डायलॉग में कह रहा था कि हम साइंस की मदद से दिखा सकते हैं स्टोन वर्ल्ड को कि हम
क्या कर रहे हैं, स्टोन वर्ल्ड को हम आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से जो अपनी सिविलाइजेशन है उसको ऊपर उठाएंगे, उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हो। तभी गांव वाला सीन दिखाते हैं और जहाँ पे मतलब कोहाको आई होती है। असल में ये जो कोहाको वाली टीम थी ये पहले ही आ चुकी थी, जहाँ पे उनने माइनिंग शाइनिंग वाला वो देखना था कि उनको पेट्रोलियम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो इसलिए आए हुए थे इधर। तो वही अब इधर वेट कर रहे हैं ताकि सेंकू भी इधर आ जाए। उनको न्यूज़ तो पहले मिल चुकी थी फ़ोन पे ही, और वो बोल रही होती है, जो हमारा एरोमैन है या फिर आर्चर है उसको बोल रही होती है कि जो साइंस ने अब क्या किया है कि बैलून भी बना दिया है जो कि उड़ सकता है। और कोहाको कह रही होती है कि इस चीज़ ने हमारी जो स्पिरिट है उसको मतलब उड़ने की इजाज़त दे दी। अब हमारी जो अंदर से एक काम करने की मतलब वो बोलते हैं ना कि आगे बढ़ने की जो इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके लिए नई थी। वो क्योंकि एक विलेज गर्ल थी, तो बट जो हमारा मतलब एरोमैन होता है उसको तो इयोको का मतलब पता ही होता है, इयोको इसका नाम, तो इसको पता ही होता है कि मतलब क्या चीज़ें चल रही हैं। पर फिर भी मतलब इतना कुछ करना स्टोन वर्ल्ड में बहुत ही मुश्किल होने वाला था, तो इसलिए गाँव वाले लोगों के लिए वो चीज़ तो बहुत नई थी, तो इसलिए वो ऐसे बोल रही होती है। और कोहाको कहती है कि हर किसी का अब जो मॉरल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो पहले इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे अगर भी, तो अब जाके वो सीरियस होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें अब जो है हम करने वाले हैं। और योको कहता है कि मैं शायद तुम्हें कह सकता हूँ कि जो वो शिप बना रहे हैं वो हमें जब तक लगता है कि वो बना सकते हैं, शायद 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, पर उससे पहले ही वो तैयार कर लेंगे जिस हिसाब से उनकी मतलब ग्रोथ चल रही है। और ये सब बातें वो कह रहा होता है गेन को, और गेन मतलब वहाँ से वो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं ना, पीछे से कोहाको भी आ गई होती, तो आपस में बात कर रहे होते। तो गेन अपनी बेस में बैठ के बातें कर रहा होता है। वो बोलते गेन कुछ चीज़ें मुझे हैं जो कि बोर करती हैं, मतलब जैसे कि मुझे पहले से ही पता था कि भाई मतलब जो तुमने बोट का डिज़ाइन का कंपटीशन रखा था, वो सारी चीज़ें वो तो पहले से ही मुझे पता था कि भाई सेंकू का ही डिज़ाइन एंड पे फाइनलाइज होने वाला है, क्योंकि सेंकू जैसा बंदा तो भाई उसके पास ही इतना ज़्यादा एक्सपर्ट वाला दिमाग होगा, तो उसको पहले ही पता था। तो वो बोल रहा कि ये सब कुछ करने का मतलब वजह क्या थी, इतना बड़ा तुमने ड्रामा किया, सबको तुमने ऐसे बुलाया, बोला आ जाओ जी ये ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब इसका कोई मतलब नहीं बनता है। कोई एक बोलते हैं ना वजह होती है कुछ चीज़ को करने की, वो नहीं बनती। और कैन वहाँ से जवाब देता है कि ये जो मैजिक ट्रिक्स हैं ये कोई ऐसी वैसी ट्रिक्स नहीं है, ये इस ट्रिक्स को कहते हैं फोर्सिंग, मतलब किसी के ऊपर दबाव डालना। और एंड पे वो कह रहा होता है कि हमें तो पहले से ही पता है कि जो कार्ड्स हैं उनको पहले ही चुना गया है, मतलब जिन बंदों ने काम करना है, जिनका आइडिया चुना जाएगा उनको पहले से ही पता है चुना गया है। बट हम उनको ऐसा फील कराना चाहते हैं, जो ऑडियंस है उसको ऐसा फील कराना चाहते हैं कि उन्होंने ही उस चीज़ को चुना है, वो उन बाकियों की चॉइस नहीं थी, वो उनकी ही चॉइस थी। और उनकी चॉइस से जब काम होगा तो वो भी अपने मतलब चॉइस के लिए काम तो करेंगे। और गैन कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट था शो का, जब मतलब क्रोम जीता था ना, तो उस वक्त उसको जिताया, और जिस तरीके से वो चीज़ वो बोल रहा था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट था शो का। बिना किसी एक पावरफुल लीडर के लोगों को एक साथ करना, और उन्हें एक मतलब बोलते हैं ना कि जो लीड करने के लिए उनको जब तक किसी को लीडर ना मिले तब तक कोई लीड नहीं कर सकता, तो उन लोगों को एक साथ करना और उन्हें यूनाइट करना और उनसे मतलब ये सब कुछ करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पर ये जो ट्रिक्स थी ये करनी पड़ी, क्योंकि ये ज़रूरी था। और गैन उस साइड से कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ, क्योंकि तुम जो हो हमारे साथ काम कर रहे हो और इतना ज़्यादा तुम काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तुमने सेंकू की साइड पकड़ी। तुम अगर सास्के एम्पायर या हयोका का साइड पकड़ते तो हो सकता है कुछ और अभी रिजल्ट्स होते, पर तुमने हमारी साइड पकड़ी, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बात है। तभी हमें दूसरी साइड वाला सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे जो क्रोम होता है वो बोल रहा होता है, मतलब वो होते हैं ना बैलून के ऊपर, वो बोल रहे होते हैं और जिंदा बच गए, तो वो बोलते हैं फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, हम अपने जहाँ पे हम जाना चाहते हैं वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और वो अब रसल की तारीफ़ कर रहा होता है कि रसल तुम्हारी जो स्किल्स है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है वो हमें इधर पायलट किया। अब वो कैप्टन तो पहले ही था बट अब उसको पायलट भी बना लिया है। वो बोल रहे कि भाई तुम्हारी स्किल्स जो हैं ऑसम हैं। और रसल भी बोल रहा होता है कि हाँ तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी बहुत अच्छा मतलब अपना दिमाग लगा लेते, क्योंकि एंड पे तो भाई जो क्रोम था उसी ने बचाया था। क्रोम ने ही उस वक्त कुछ एक आया जब सेंकू का भी दिमाग नहीं चल रहा था, उस वक्त उसी ने आइडिया दिया कि हमें यहाँ पे और फ्यूल डालना चाहिए, जिससे कि जो बैलून है ऊपर के लिए हम निकाल सकते। जब हम नीचे नहीं असेंड नहीं कर सकते तो हम डिसेंड नहीं कर सकते तो हम असेंड करेंगे, तो इसलिए वो ऊपर के लिए चढ़ गया और क्रोम की वजह से ये सारे के सारे बच्चे। तो इसलिए वो कह रहा था कि तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो और तुम एक प्योर एडवेंचरर हो, और मैं ऐसे एडवेंचरर के साथ और भी काम करना चाहूँगा।
और इस तरीके से अगर हम काम करते रहेंगे, इस तरीके से हमारा जो एडवेंचर है वो चलता रहेगा, तो हम जल्दी ऑयल फील्ड्स को ढूंढ लेंगे और अपना वो कोलैप्स करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आइकॉनिक सीन हो जाता है। इनका पहला फ्रेंडशिप वाला सीन मैं बोलूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा आइकॉनिक था यहाँ पे। और तभी सेनको की आवाज़ आती है नीचे से, जहाँ पे वो लटका हुआ होता है। भाई तब से इसको लटका के रखा हुआ है, किसी ने ऊपर नहीं उठाया। वो बोल रहा होता है इनफ, अब इससे ज़्यादा कुछ मत करो, रहने दो, तुम्हारी ये चिट चैट है फ्रेंडशिप वाली, ये क्या ख़त्म हो जाए तो मुझे भी तुम ऊपर उठा लो। मेरे को तुमने ऐसे लटका के रखा हुआ है, मैं कब से यहाँ पर लटका हुआ हूँ। अगर तुमने मुझे इसी तरीके से लटका के रखा तो मैं ज़्यादा टाइम तक ऐसे होल्ड नहीं कर पाऊँगा। और दूसरी साइड हमें सीन दिखाया जा रहा होता है गैन का। गैन कह रहा होता है कि सेनको वो है जिसने समझा कि लोग और लोगों की जो ताकत है वो क्या होती है। और फिर से हमें सीन दिखाया जाता है सेनको का। सेनको भी कहता है कि मतलब वहाँ से ऊपर जब उसको चढ़ा देते हैं, वो कहता है कि मैं भी क्रोम, और क्रोम बोलता है कि ये क्या आप तुम बोल रहे होगे, मैं भी क्रोम, मतलब ये चीज़ क्या है। तो सेनको से याद दिलाता है कि तुमने पहले कहा था ना कि मतलब मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूँ और ज़्यादा सीखना चाहता हूँ, तो मैं भी इस दुनिया को और ज़्यादा देखना चाहता हूँ, और ज़्यादा जानना चाहता हूँ, और ज़्यादा सीखना चाहता हूँ। और जो पेट्रिफिकेशन रे थी वो आई थी दूसरी साइड के अर्थ से, तो हम उस जगह को ढूंढेंगे और वहाँ पे जाएंगे। और तभी जो ये हमारा होता है कैप्टन कह रहा था ऑल राइट सेनको, अब मैं भी तुम्हें और तुम्हारे जितने भी लोग होंगे उनका ध्यान रखूँगा और तुम्हें ले जाऊँगा अर्थ के दूसरी साइड, और वहाँ पे मतलब जो भी तुम्हारा मिशन होगा उसमें ही मैं साथ दूँगा। और बोलते हैं हाँ। और सेनको फिर बोलता है कि हम अब इजीली ढूंढ पाएंगे इस हॉट एयर बैलून की मदद से, इजीली हम जो मोस्ट पावरफुल पेट्रोल है उसको हम ढूंढ पाएंगे, जो मोस्ट पावरफुल फ्यूल है उसको हम इजीली ढूंढ पाएंगे। और सेनको कहता है ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देती हैं। और तभी हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है कि विलेज तक वो पहुँच गए, नीचे योका और मतलब योको जितने भी होते हैं एरोमैन, वो सारे के सारे वो पे पहुँच गए होते हैं। और वो एंड पे फिर से दिखाया जा रहा होता है कि मतलब लिखा हुआ आता है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल जितने भी ये शो में दिखाए गए हैं, ये मेकिंग जो प्रोसेस है ये सारा का सारा रियल है। पर फिर उसके बाद फिर से वो बोलते हैं कि पर इस चीज़ को तुम बिल्कुल भी जो है घर में ट्राई मत करना, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और इस चीज़ के लिए तुम्हारे पास लीगल एक्शंस भी लिए जाते हैं, तो इसलिए तुम इस चीज़ को घर पे ट्राई मत करना। इसका मतलब तुम समझ गए कि भाई ये जो मूवी थी ये ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल भी। और इसका अब जो नेक्स्ट सीज़न 3 है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो मुझे बताना कि अब तुम आगे और क्या पसंद करोगे, क्या और सुनना चाहोगे और क्या तुम और देखना चाहोगे, तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। और ये वाली वीडियो कैसे लगी इसके बारे में भी बताना। और मैं फिर एक पोल रखूँगा जो कि नेक्स्ट सीरीज़ तुम चाहते हो, जिसके मुझे ज़्यादा कमेंट आएंगे उस चीज़ के ऊपर मैं नेक्स्ट सीरीज़ करने वाला हूँ, तो मुझे बताना तुम ज़रूर। और फिर नेक्स्ट फिर मैं बताता हूँ कि अब क्या होता है। और जो हमारी पुरानी सीरीज़ है जिनको मैंने छोड़ दिया था उनके ऊपर भी हम काम करेंगे, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था काम नहीं किया था, बट फिर भी अब मैं वीडियो चढ़ाते रहूँगा, तो उसकी टाइमिंग मैं कभी कभी दे दिया करूँगा। तो फिर भी आप सपोर्ट इसी तरीके से करते रहना। एंड लव यू, बाय बाय।